अध्याय 621 प्रगति और घटनाओं का एक सप्ताह। एक सप्ताह बीत गया। उस सप्ताह विक्टर के समूह में कुछ चीजें हुई और यद्यपि वे कम थी, फिर भी वे बहुत प्रासंगिक थी। स्कैथेच और विक्टर से शुरुआत करते हुए इस सप्ताह दोनों व्यवहारिक रूप से अविभाज्य हो गए। लड़कियों की जंगली ईर्ष्या और ईर्ष्या के लिए, भले ही वे जानते थे कि स्कैच ने मूल रूप से विक्टर पर एकाधिकार क्यों रखा, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें पसंद आया। उस सप्ताह उन्होंने बस यही किया, प्रशिक्षण लेना, एक दूसरे का खून पीना, फिर से प्रशिक्षण लेना और अपनी रात की लड़ाई का अभ्यास करना। गहन प्रशिक्षण और एक दूसरे का खून पीने के कारण उन दोनों में बेकाबू वासना बढ़ गई। यदि वे पिशाच नहीं होते तो उन्हें आसानी से किसी प्रकार का खरगोश समझ लिया जाता। जब भी वर्कआउट खत्म होता, स्केच विक्टर को बेडरूम में खींच लेता और एक प्यासी महिला की तरह उसके साथ लिप जाता। जब ये स्केच ने नहीं किया था जिसने ये किया था, तो यह विक्टर था जो इसे सहन नहीं कर सका। ये स्पष्ट था कि लड़कियां, विशेषकर एफ्रोडाइट, बहुत ईर्ष्यालु थीं। लेकिन आखिर में ये रूटीन काफी कारगर साबित हुआ। जब विक्टर और स्केथर ने एक सप्ताह बाद प्रशिक्षण समाप्त किया, तो वह व्यक्ति अपने शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सका, जैसे उसने इस पुनर्जन्म से गुजरने से पहले इसे नियंत्रित किया था। जिसका मतलब था कि वह अपनी शक्तियों को अपने बेस फॉर्म में पूरी तरह से एक्सेस कर सकता था और उनका पूरे जोरों पर इस्तेमाल कर सकता था। दुर्भाग्य से विक्टर अभी भी पहले की तरह अपने वैम्पायर काउंट ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करने में सक्षम नहीं था, और इसका एक सरल कारण था। अब उसने जिस ऊर्जा का उपयोग किया वह पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यह मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन ये समझ में आता है अगर आप इस बात पर विचार करें कि विक्टर ने अपने वैम्पायर काउंट फॉर्म में जिस ऊर्जा का उपयोग किया था वह इस पुनर्जन्म से गुजरने से पहले की तुलना में 100 गुना अधिक थी। किसी कारण से जब विक्टर ने अपने वैम्पायर काउंट फॉर्म में प्रवेश किया, तो उसके शरीर की सेनजुत्सु ऊर्जा एक साथ मिश्रित हो गई और इसकी शक्ति का पैमाना बेतुका हो गया। लेकिन इसके लिए धन्यवाद, उन्होंने कुछ खोजा। विक्टर के शरीर में मूल रूप से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी। आखिरकार उन्हें एक ऐसी ऊर्जा जो पूरे ग्रह को पोषण देती है का अर्थ समझ में आया। इस बात का सबूत यह था कि विक्टर को अब खून पीने की जरूरत नहीं थी। दरअसल अब उसे खून की लालसा भी महसूस नहीं होती थी। उनके शरीर की ऊर्जा हर समय 100% सक्रिय रहती थी। वह अब एक जीवित परमाणु रिएक्टर बन गया था। यह उल्लेखनीय है कि स्केच को विक्टर के महत्व से थोड़ी ईर्ष्या थी। विक्टर के शरीर में इस ऊर्जा की क्षमता बेतुकी थी, और यहाँ तक कि स्कैथर ने स्वयं स्वीकार किया था कि यदि विक्टर ने रॉक्सेन द्वारा उत्पादित और उसके शरीर में प्रवाहित की जा रही ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया, तो वह एक बेतुके अंतर से उससे कहीं अधिक मजबूत हो जाएगा। और उस ज्ञान ने उस वृद्ध महिला को एक ही भावना, उत्साह से भर दिया। सबसे शुद्ध, सबसे वास्तविक उत्साह। उसे लगा जैसे वह फिर से बच्ची बन गई है और उसे एक बार फिर प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। स्कारलेट बहनों ने अपनी माँ को पहले कभी इतना खुश नहीं देखा था। वह हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर घूमती थी, और ये कोई खून की प्यासी मुस्कान नहीं बल्कि शुद्ध खुशी थी। कुछ पल के लिए बेटियों को लगा कि उनकी माँ की जगह किसी और ने ले ली है। विक्टर अकेले नहीं थे जिन्होंने इस सप्ताह सुधार किया। स्कैथेच में तीव्र गति से सुधार हो रहा था। उसका बेस फॉर्म तेजी से विकसित हो रहा था और पहले से अधिक मजबूत हो रहा था। इतना ही नहीं, उसकी अपनी रिक्तरेखा को परिष्कृत किया जा रहा था, और उसे महसूस हुआ कि उसका पावर आउटपुट भी बहुत अधिक बढ़ गया था, जो उसकी शक्ति के स्तर को देखते हुए पागलपन था। स्केच के विकास के दो कारण थे। पहला ये कि विक्टर और स्कैथर लगातार मौत से लड़ते रहे। वे कभी पीछे नहीं हटे, और उन दोनों को खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा था कि चाहे जो भी क्षति हो, उनके शरीर ठीक हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने एक पिशाच के पुनर्जनन का दुरुपयोग किया था। दूसरा कारण था तीव्र सेक्स सेशन और एक दूसरे का खून पीना। विक्टर का शरीर उच्च गुणवत्ता वाली ऊर्जा का उत्पादन कर रहा था, और उसका सारा रक्त इस ऊर्जा में नहा रहा था, जिसका अर्थ है कि उसका रक्त उसके बीज के साथ और भी स्वादिष्ट हो गया था। जैसा कि प्राचीन ऋषियों ने कहा था, अच्छा खाओ, लगन से प्रशिक्षण लो, और अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ो। ये ताकत बढ़ाने के तत्व हैं।
और मेरा विश्वास करो, स्केचर ने इस सप्ताह बहुत अच्छा खाया। स्केच के दो मुंह विक्टर के तरल पदार्थ से पूरी तरह भर गए थे। इन सभी कारकों को एक साथ रखने पर केवल एक सप्ताह में विक्टर के घूंसे से उसका शरीर टूटना बंद हो गया, उसके प्रहार से केवल चोटें रह गईं। इसके अलावा उसके शरीर को हुए नुकसान के कारण उसका पुनर्जनन भी अधिक शक्तिशाली हो गया। हालांकि ऐसा तभी हुआ जब विक्टर ने अपनी ताकत का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। जब तक विक्टर ने मार्शल आर्ट का उपयोग करना शुरू कर दिया और स्केच द्वारा सिखाई गई अपनी सारी ताकत का सही ढंग से उपयोग करना शुरू कर दिया, तब तक हुई क्षति अभी भी उतनी ही थी जितनी उनकी लड़ाई की शुरुआत में हुई थी। इसकी तुलना में स्केथेज कभी भी विक्टर के शरीर को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हुआ, जिससे उसकी निराशा बढ़ गई। स्केथेज का वर्तमान लक्ष्य विक्टर के शरीर को पनगु बनाने के लिए अपने बेस फॉर्म में पर्याप्त सुधार करना था। और जब विक्टर ने इसके बारे में सुना, तो वह बहुत देर तक मूर्ख की तरह मुस्कुराता रहा। ये जानकर अच्छा लगा कि उसका लक्ष्य भी उसका पीछा कर रहा था। जी हाँ, इस हफ्ते इस कपल ने खूब मस्ती की। उनकी तुलना में स्नोक्लान ने अब तक के सबसे व्यस्त और साथ ही शांत सप्ताहों में से एक का अनुभव किया। शांति की बात यह थी कि स्नोक्लैन के नए शहर में आने वाले लोगों का प्रवाह पूरी तरह से बंद हो गया था। स्नो कबीले के सभी सदस्यों और स्वयं वायलेट और एग्नेस की बड़ी राहत के लिए पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन व्यस्त हिस्सा इसलिए था क्योंकि पिशाच राजा शहर का दौरा कर रहा था और स्वर्ग को देखने के लिए सार्वजनिक रूप से उपस्थित हो रहा था। विशेष रूप से उस दिन स्नो कबीले के सभी सदस्य और यहाँ तक कि फुलगर कबीले भी पूरी तरह व्यस्त थे। उस दिन साशा ने स्कारलेट बहनों को ऐसी आंखों से देखा जो लड़कियों के शरीर को छेदती हुई लग रही थी। इसका कारण यह था कि स्केथेज के क्षेत्र को छोड़ने की कार्रवाई के कारण वह केवल नाम की वैम्पायर काउंट थी और वास्तव में उस पर अधिक जिम्मेदारी नहीं थी। और यही उनकी बेटियों के लिए भी था। इसलिए चारों बहनों ने मदद के लिए कुछ नहीं किया और केवल अपना मौन समर्थन दिया, जिससे फुलगर और स्नो कबीले बहुत नाराज हुए। एक रहस्य जो केवल स्कारलेट बहनों द्वारा साझा किया गया था वह ये था कि वे वास्तव में केवल टालमटोल नहीं कर रही थीं। अपनी माँ और विक्टर को सुधरते देखना लड़कियों के लिए वास्तविकता से मुंह पर तमाचा मारने जैसा था। यदि स्केथेज, एक बेहद मजबूत महिला, अभी भी मजबूत हो सकती है, तो वे भी क्यों नहीं हो सकते? उन्हें अपनी अगली शक्ति वृद्धि की प्रतीक्षा क्यों करनी चाहिए? क्या वे स्केच योग्य बेटियां होंगी यदि वे अपनी माँ के और अधिक विकसित होने के दौरान चुपचाप खड़ी रहीं? बिल्कुल नहीं, वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इन भावनाओं को अपने दिल में रखते हुए रूबी, सिएना, लेकस और पेपर ने कुछ किया। उन्होंने प्रशिक्षण भी शुरू किया। एक प्रशिक्षण जो उन्होंने तब किया जब उनकी माँ ने उन्हें एक साथ प्रशिक्षित किया। वे तब तक लड़ते रहे जब तक कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हो गया। विक्टर और स्कैथर की तरह उन्होंने अपनी बुनियादी बातें सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया। विक्टर के प्रशिक्षण के कारण सिएना के पास कच्ची बर्फ की शक्ति थी। वह अपनी अन्य विशेषताओं को भी संतुलित करने में सफल रही, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं थी। उसमें सुधार की गुंजाइश थी और उसने वही किया। उसने अपने कमजोर बिंदुओं को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया जो स्पष्ट रूप से स्पष्ट थे। उसका बचाव लेकस तेज थी और उसकी रक्षा अच्छी थी, लेकिन उसके पास विस्फोटक शक्ति का अभाव था, इसलिए उसने तेजी से मारने के तरीकों में सुधार करने पर काम किया। वह जन्मजात हत्यारी थी और उसकी शक्तियों ने इसमें मदद की, इसलिए उसने कागुया से मदद मांगी, एक महिला जो इस तरह के विषय में मास्टर थी। भले ही उसकी माँ उसे इस कला में प्रशिक्षित कर रही थी, वह एक बाहरी परिप्रेक्ष्य चाहती थी, और कागुया की शक्ति में हाल ही में वृद्धि के कारण लेकस ने सोचा कि वह एक अच्छी उम्मीदवार थी, इस तथ्य का उल्लेख नहीं करने के लिए कि उसका कबीला इस प्रकार की कला में विशेषज्ञता रखता था। काली मिर्च में विस्फोटक शक्ति थी। उन प्यारी छोटी मुट्ठियों में असामान्य ताकत थी, लेकिन उसकी गति खराब थी, और भले ही इसमें सुधार हुआ, फिर भी ये पर्याप्त अच्छी नहीं थी। तो उसने यही प्रशिक्षण लिया। उन्होंने पानी का अधिक रचनात्मक तरीके से उपयोग करने की अपनी शक्ति को भी प्रशिक्षित किया। कट्टर ओटाकू होने के कारण उसके पास अपनी शक्ति में सुधार करने के लिए कई विचार थे, और उसने भविष्य में प्रयास करने के लिए उन संदर्भों को संग्रहित भी किया। उसने अतीत में ऐसा नहीं किया क्योंकि खैर वह आलसी थी। रूबी सभी में सबसे संतुलित थी।
वह इस साधारण कारण से सबसे मजबूत थी कि उसने ह्यूमन वर्ल्ड में विक्टर के साथ 1 साल और 6 महीने का प्रशिक्षण बिताया, इसलिए उसका आधार पूरी तरह से मजबूत हो गया था। लेकिन रूबी को एक समस्या थी, उसका बिजली उत्पादन बहुत धीमा था। विक्टर और उसकी माँ अपनी उंगली के एक झटके से एक पूरा स्मारक बना सकते थे, जबकि उसे हर चीज पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी क्योंकि उसे अपनी जल और बर्फ की शक्तियों को अलग करना था। उसने सोचा कि खुद की तुलना उन दो राक्षसों से करना अनुचित है। लेकिन जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और खुद के चेहरे पर थप्पड़ मारा। विक्टर ने कभी भी अपने प्रशिक्षण के लिए कोई बहाना नहीं बनाया। अगर उसे पता होता कि ट्रेनिंग कैसे करनी है तो वह आगे बढ़ता, भले ही इससे उसे नुकसान होता। रूबी अब कोई बहाना नहीं बनाना चाहती थी। ऐसा कहा जाता था कि वह महिला थी जिसे स्केच की राक्षसी प्रतिभा और शक्ति विरासत में मिली थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास एक मानार्ट ब्लडलाइन थी जो उसकी आयस से पूरी तरह मेल खाती थी। रूबी ने पानी और बर्फ की शक्ति का एक साथ उपयोग करने का प्रशिक्षण शुरू किया। वह हमलों को अलग करना या उनका अलग अलग इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। वह एक ही समय में दोनों का उपयोग करना चाहती थी। डॉट 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 और उसने ऐसा किया। केवल 2 दिनों तक हाइपरफोकस में रहने के बाद, अपने पूरे मस्तिष्क का उपयोग करते हुए और अपने शरीर को प्रशिक्षित करते हुए, नतीजा ये हुआ कि जब बहनें उस दिन लड़ने गईं तो वे पूरी तरह से तैयार नहीं थीं। रूबी जिस पद्धति के साथ आई उसे फ्लो भी कहा जा सकता है, जो उसकी माँ की अपनी तकनीकों का एक उपविभाजन है। एक उदाहरण के रूप में एक नदी की छवि का उपयोग करते हुए, उसने उस शक्ति को अपने पूरे शरीर में प्रसारित करने के लिए पानी की शक्ति का उपयोग किया और ऊर्जा का एक प्रवाह बनाया जिसे वह किसी भी समय उपयोग करने के लिए तैयार थी। उसने अपने पति के बारे में जो देखा उसे संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया। उसने अपने पूरे शरीर को अपनी ऊर्जा से ढक लिया और उस स्थिति को 100% बनाए रखा, जिसे करना हास्यास्पद रूप से कठिन था और उसे अपनी शक्तियों पर हास्यास्पद नियंत्रण की आवश्यकता थी, लेकिन वह कामयाब रही। केवल इसलिए क्योंकि उसकी शक्तियां एक दूसरे की अच्छी तरह से पूरक थीं, और इस वजह से जब वह लगातार अपने शरीर में अपनी शक्ति का उपयोग करती थी तो कोई ऊर्जा नष्ट नहीं होती थी। रूबी ने अपनी माँ की मार्शल आर्ट को बदलने और उसे अपने लिए अपनाने के लिए एक और कदम उठाया। इस प्रशिक्षण के लिए धन्यवाद। रूबी को एक सुखद आश्चर्य हुआ। उसके वैम्पायर काउंट फॉर्म को नियंत्रित करना बहुत आसान हो गया, और उसे इसका सटीक कारण नहीं पता था। लेकिन वह ये जानती थी कि यह उसके वंश की शक्ति को अधिक बुद्धिमानी से उपयोग करने के प्रशिक्षण के कारण था। न केवल स्कारलेट बहनें प्रशिक्षण ले रही थी, बल्कि लियोना, एडवर्ड, मिजुकी, लीना और यहाँ तक कि नौकरानियां भी पिछले सप्ताह प्रशिक्षण ले रही थी। पहले बताए गए कारणों से केवल इग्नेस, वायलट, नताशिया और साशा ही पूरी तरह से प्रशिक्षण नहीं ले सकी। कुछ और भी हुआ, लेकिन यह विक्टर के समूह के साथ नहीं था, ये नॉर्डिक पैंथियन में था। बिफ्रोस्ट उपकरण जो नॉर्स पैंथियन के क्षेत्रों को जोड़ता था, नष्ट हो गया, और एस्गार्ड दुर्गम हो गया, साथ ही साथ पैंथियन के अन्य क्षेत्र भी। जब एफ्रोडाइट को फ्रेया से ये समाचार मिला, तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। इसका कारण यह था कि बिफ्रोस्ट कोई साधारण कलाकृति नहीं थी, ये यात्रा की अवधारणा वाली एक कलाकृति थी। कलाकृतियों में स्वयं एक दिव्यता थी जो सीधे पैंथियन से जुड़ी हुई थी, और सिद्धांत रूप में बिफ्रोस्ट को नष्ट करना संभव होना चाहिए था। सदमे से उबरने के बाद एफ्रोडाइट को इस इवेंट में एक मौका नजर आया। आखिरकार, इस घटना के कारण पूरे पैंथियन को बंद कर दिया गया था। यदि कोई सामने आए और पुरस्कार के बदले में यात्रा सेवाओं की पेशकश करे तो क्या होगा? एफ्रोडाइट को एक स्वादिष्ट व्यावसायिक अवसर की गंध महसूस हुई और एक अवसरवादी देवी की तरह, उसने तुरंत इस मामले पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई। लेकिन दुर्भाग्यवश, बैठक को स्थगित करना पड़ा क्योंकि एफ्रोडाइट ने एक और समाचार सुना, जो इस बार माउंट ओलंपस से आ रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन टाइफॉन को रिहा कर दिया गया था और उस समय वह टार्टस में ठीक हो रहा था, लेकिन इस राक्षस का आक्रमण अपरिहार्य था। ये समाचार परसेफोन के एक दूत के माध्यम से आया, जो न्यूनतम आधार पर ग्रीक अंडरवर्ल्ड में काम कर रहा था।
इस खबर ने एफ्रोडाइट को अभी के लिए व्यापार के अवसर को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर दिया और अपने धर्मपरायण गधे को हेस्टिया, घर की देवी, डेमेटर, कृषि की देवी, और नाइके, विजय की देवी के मंदिरों में ले गई। उसकी यात्राओं का कारण नाइटिंगेल में 3 महिलाओं को शरण देना। और इस तरह सप्ताह समाप्त हो गया। विक्टर और स्कैथ ने अपना प्रशिक्षण छोड़ दिया और जो कुछ भी हुआ उसकी खबर प्राप्त की। संयोगवश उन्हें अपने माता पिता की साप्ताहिक रिपोर्ट भी प्राप्त हुई। और जैसा कि उसे उम्मीद थी, अन्ना एक बाज की तरह विकसित हो रहा था जिसने अंततः उड़ना सीख लिया। उनकी रिपोर्ट का नतीजा यह निकला कि उनमें काफी संभावनाएं हैं। इसके विपरीत उनके पिता की रिपोर्ट आश्चर्यजनक रूप से अच्छी थी। विक्टर से मिले व्याख्यान के कारण उस आदमी में कुछ गंभीरता आ गई और ओडा की गांड को पीटने की हरकत से भी उसे बहुत मदद मिली, इसलिए वह अपनी मानसिकता में बहुत अच्छी तरह से प्रगति कर रहा था। लेकिन बिजली विकास के संदर्भ में वह एक अलग मामला था। वह बहुत धीमा था, कम से कम अन्ना की तुलना में, लेकिन वह सामान्य महान पिशाचों के मानकों से कहीं ऊपर था। विक्टर इस बात से परेशान नहीं था। इसके विपरीत वह खुश महसूस करता था और जानता था कि लोग अलग अलग गति से विकसित हुए हैं। कुछ पहले तो तेजी से विकसित हुए और फिर एक पठार का सामना करना पड़ा, जबकि कुछ धीरे धीरे लेकिन लगातार विकसित हुए। विक्टर के लिए बिना रुके लगातार तेजी से आगे बढ़ना असामान्य था। हालांकि ये हमेशा ताकत पाने के उसके निरंतर प्रयासों के परिणाम भी थे। मैं अगले सप्ताह की रिपोर्ट का इंतजार करूंगा। बर्खास्त। ओडा और हिल्डा सम्मानपूर्वक झुके, फिर तेजी से गायब हो गए। वे अच्छा कर रहे हैं, हो, स्कैथर ने कहा। हाँ, हालांकि मेरी माँ इस मामले में अधिक स्वाभाविक है। ठीक है, आपको अपनी प्रतिभा कहीं से प्राप्त करनी होगी, न कि केवल अपने पूर्वज के खून से। और हर कोई जानता है कि जो पिशाच अपने प्रति सबसे ईमानदार होते हैं वे सबसे तेजी से विकसित होते हैं। स्केचर धीरे से मुस्कुराया। विक्टर ने महिला के साथ मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा ही था। हाँ, मेरा पीछा करने के अपने लक्ष्य के कारण तुम बहुत मजबूत हो गए हो। हे, मैंने तुम्हें कल रात मेरे पीछे दौड़ने के बारे में शिकायत करते नहीं देखा। किसने कहा कि मैं शिकायत कर रहा था? वह कामुकता से मुस्कुराए और बोली, मैंने केवल तुम्हें प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया क्योंकि मैंने तुम में कच्ची क्षमता देखी। बाकी सब हमारी बातचीत का परिणाम था। हम विक्टर ने धीरे से स्कैथेज का हाथ पकड़ा और उसे चूमने के लिए खींच लिया। कौन जानता था कि हमारा अंत इस तरह होगा? हो, वास्तव में स्केच ने उसके चुंबन का जवाब देते हुए प्यार से मुस्कुराया, और जब उसने महसूस किया कि विक्टर ने उसकी गांड को पकड़ लिया है तो वह थोड़ा सा हिल गई। अहंकारी मत बनो, उसने उसका हाथ थपथपाया, तुमने अभी तक मुझे पूरी तरह नहीं पीटा है। विक्टर बस मनोरंजन में मुस्कुराया। उन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत करने के उनके प्रयास पसंद आए। अल्पविराम डॉट 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 वह दिन आपकी सोच से भी करीब है। फो मेरे मूर्ख शिष्य, तुम अकेले मजबूत नहीं हो रहे हो, तुम्हें मुझसे आगे निकलने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तुम्हारे पास अभी भी कई प्रशिक्षण सत्र और यातनाएं हैं जिनसे तुम्हें मेरे साथ गुजरना होगा। कॉमा डॉट 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 यह मेरे लिए एक पुरस्कार जैसा लगता है। स्केच को खुशी हुई कि विक्टर ने उसकी प्रवृत्ति को इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो ये कह सका कि उसने उसके साथ प्रशिक्षण का आनंद लिया। उसे इस बात का दुख था कि अन्य प्राणी उसके संयमी प्रशिक्षण को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके प्रशिक्षण का वर्णन करने के लिए कठिन कोई विशेषण पर्याप्त नहीं था। उसके प्रशिक्षण को वर्गीकृत करने के लिए कट्टर स्वपीड़कवाद शब्द अधिक उपयुक्त थे, और कुछ प्राणियों को हर संभव तरीके से अपने शरीर को तोड़कर प्रशिक्षित करना पसंद था। स्कैथेज को जोर से भींचते हुए और करीब आते हुए ताकि वह उसकी आवाज अपने कानों में सुन सके, वह जुनूनी पर पीड़क स्वर में बोला, प्रशिक्षण बंद मत करो, विकास करना बंद मत करो, मेरा इंतजार मत करो, मजबूत होते रहो। उसने उसके कान को चाटा, और इस हरकत से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्योंकि मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, स्कैथ, विक्टर मुस्कुराया और उस महिला से दूर हो गया जो जोर जोर से सांस ले रही थी। उसके मुंह से गर्म हवा निकल रही थी और उसके चेहरे पर उत्तेजना की लाली थी। वह, यदि आप प्रतीक्षा करेंगे तो मैं फिर से आप तक पहुंचने के करीब पहुंच जाऊंगा। वह मुड़ा और चलने लगा। रक्त
लाल आंखें विक्टर की पीठ को उसकी अपेक्षा से अधिक देर तक घूरती रहीं। जब वह उसकी नजरों से ओझल हो गया तभी स्केच वापस अपने पास आई और नीचे देखा। बकवास, वह बहुत रोमांचक था, उसे तुरंत अपनी पैंटी बदलने की जरूरत थी। अरे कमीने, वह जानता है कि मेरी खुजली कहाँ खुजानी है, और यह और भी अच्छा है क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह पूरी तरह से ईमानदार है। लाल बालों वाला योद्धा एक परपीड़क मुस्कान के साथ व्यापक रूप से मुस्कुराया और फिर लाल रंग की चमक में गायब हो गया। अध्याय 622। ग्रीक देवी देवताएं। निश्चित रूप से नहीं। लंबे कटे बाल, सुनहरी आंखें और कटे हुए शरीर वाली एक देवी की प्रचंड और क्रोधित चीख सुनाई दी। एफ्रोडाइट ने अपने सिर को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहा, ओह डेमेटर, तुम इस बारे में इतनी सेक्सी नहीं हो सकती। स्वार्थी, स्वार्थी। डेमेटर का शरीर नष्ट हो गया। मेरी बेटी अंडरवर्ल्ड में गई से लड़की रही है, और मैं उसकी मदद नहीं कर सकती। तुम भी अब मुझे स्वार्थी फिल्म का खुलासा कर रही हो। एफ्रोडाइट का नाम हो गया। ठीक है, मैं आपके शब्दों के चयन के लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन आपको ये कहना होगा कि आप कृषि की देवी हैं। आप इस युद्ध में कोई मदद नहीं कर सकते। क्या आप मुझे लाभ कह रहे हैं? मैं, डेमेटर। हाँ, एफ्रोडाइट ईमानदार था। अगर वह अन्ना के साथ व्यवहार करके कुछ पाठ्यचर्या लेता, तो वह गंभीरता की थी। डेमेटर के सिर में नसें उभरते टॉवर। आप, इससे पहले कि आप विस्फोट करें, बस मुझे बताएं, आप इस युद्ध में कैसे मदद कर सकते हैं? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैं, एफ्रोडाइट ने उससे कहा, क्या आप रणनीति के बारे में कुछ जानते हैं? अच्छा है, लेकिन हमारे पास यह एथेना है। आप किस युद्ध के बारे में कुछ भी जानते हैं? शानदार, लेकिन हमारे पास इसके लिए है, अरेस है। क्या आपके पास हर किसी की मदद के लिए किसी प्रकार की शक्ति है? भोजन की आवश्यकता नहीं है। डेमेटर की गति कम होने लगी, और उसकी क्रोधित दृष्टि अनुपात और लागत की अभिव्यक्ति में बदलाव लगा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मुझे वह सब के बारे में पता है। आपको मुझे जो कुछ भी बताया गया है उसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि मैं इस युद्ध में मदद नहीं कर सकता, मुझे पता है कि मेरी उपस्थिति में कुछ नहीं है। लेकिन, मेरी बेटी, डेमेटर के चेहरे पर आंखें आ गईं। हेस्टिया, जो चुप रही, धीरे धीरे अपनी छोटी बहन को गले लगा लिया। डेमेटर ने आलिंगन से इनकार नहीं किया और अपने चेहरे पर आंसुओं को डाल दिया। क्या स्टार्क सम्मति से बात करने की बर्बादी थी? एक महिला की कोमल लेकिन सख्त आवाज दी गई। एफ्रोड लॉन्गलाइट ब्लैक और नीलमणि डॉलकर आंखों वाली एक देवी की ओर दृष्टि थी। डेमेटर के विपरीत, छवि एक वृद्ध महिला की थी जिसके एक बच्चे को जन्म दिया गया था और जिसका सुडौल शरीर और बड़े स्तन थे। इस महिला का शरीर अच्छा था, कुछ भी बड़ा नहीं था, लेकिन साथ ही छोटा भी नहीं था। उसके सामने जो महिला थी, वह विजय, शक्ति और गति की देवी नायके थी। हाँ, उसे हकीकत से जगने की याद आती है। एफ्रोडाइट की अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर हो गई। इससे पहले, युद्ध एक बार फिर टाइटेनोमेची की तरह था, केवल पिछले टाइटन्स को नुकसान होने के साथ। मुझे विश्वास था कि नियत समय में ज़ीउस और माउंट ओलंपस जीतेंगे। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। लेकिन जिस क्षण टाइफॉन जागा, यह अब गृहयुद्ध नहीं था, और पूरी स्थिति माउंट ओलंपस के विलुप्त होने की घटना में बदल गई। और उस स्थिति में, मेरे, हेस्टिया और डेमेटर जैसी देवी बेकार हैं। वह जानवर नहीं कर सकता, मेरे आकर्षण से रुक जाओ, और इसके अस्तित्व में कोई तर्कसंगतता नहीं है। ये केवल विनाश चाहता है। वह किसी कारण से सर्वनाश का जानवर है। नाइक चुप था। एफ्रोडाइट ने जो कहा उसका खंडन करने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं थे, और वह ये भी जानती थी कि सौंदर्य की देवी ने उसका नाम नहीं बोला क्योंकि एफ्रोडाइट जानती थी कि नाइकी लड़ सकती है, लेकिन नाइके में भी टॉयफॉन से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। क्या वह विजय का प्रतीक है? हाँ, वह है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए अंधी है जिसे वह जीत नहीं सकती। सिर्फ इसलिए कि वह जीत की देवी है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह इस तथ्य से अनभिज्ञ थी कि जब एक सर्वनाशकारी वर्ग का सामना करना पड़ता है, तो केवल हार की उम्मीद की जा सकती है। सर्वनाशकारी श्रेणी का प्राणी क्या है? वे ऐसे प्राणी हैं जिनके अस्तित्व में अंत की अवधारणा है। ऐसे प्राणी जो किसी चीज का स्थायी अंत कर देते हैं। फेनरा भी कुछ ऐसा ही है। वह और उसके रिश्तेदार नॉर्स पैंथियन में रग्नारोक की शुरुआत हैं,
एक ऐसी घटना जिसे नॉर्स पैथियन के विनाश की प्रस्तावना कहा जाता है और टॉयफॉन फेनरा जैसा ही है, लेकिन उससे भी बदतर क्योंकि उसमें भेड़िए की तरह कोई तर्कसंगतता नहीं है। वह केवल देवताओं को नष्ट करने के लिए मौजूद है। गैया ने सचमुच एक राक्षस को जन्म दिया। हेस्टिया, जो डेमेटर को सांत्वना दे रही थी, ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि स्थिति विकट हो गई है, और यदि टॉयफॉन प्रकट होता है, तो केवल मूल आदम ही उसे रोक सकते हैं, और यहाँ तक कि उनका अस्तित्व समाप्त होने का भी जोखिम है। जिस प्राणी की अवधारणा अंत पहलू को समाहित करती है, केवल शुरुआत की अवधारणा वाले प्राणी ही उससे लड़ सकते हैं। और आमतौर पर जिन प्राणियों में यह अवधारणा होती है वे अस्तित्व के नियामक थे। 7 मौलिक संस्थाएं जो अस्तित्व को नियंत्रित करती हैं। ऐसे प्राणी जो निक्स, गैया और टाटस जैसे समान रूप से कहे जाने वाले प्राणियों से भी ऊपर थे। क्योंकि वे अस्तित्व को नियंत्रित करते हैं, वे हर चीज की शुरुआत हैं, और केवल वे ही टॉयफॉन को बिना किसी नुकसान के रोक सकते हैं, खासकर अब जब से वह राक्षस मजबूत हो गया है। क्या गड़बड़ है? हेस्टिया को भयानक सिरदर्द महसूस हुआ। सही, अब हमें जाना होगा। मुझे क्षमा करें, एफ्रोडाइट, लेकिन मैं नहीं कर सकता। माफ करें। एफ्रोडाइट ने हेस्टिया को निराशा भरी दृष्टि से देखा। मैं नहीं जा सकता, तब तक नहीं जब मेरा परिवार खतरे में हो। एफ्रोडाइट के दिमाग में नसें उभरने लगी। भाड़ में जाओ, हेस्टिया, अंधे होने का नाटक करना बंद करो। एकमात्र व्यक्ति जिसे तुम वास्तव में परिवार कह सकते हो वह तुम्हारी माँ है। तुम्हारे प्यारे भाइयों, अगर मौका दिया जाए, तो वे तुम्हारे साथ अपने सेक्स टॉय की तरह ही व्यवहार करेंगे। वे इसी तरह के बकवास बन गए हैं। हेस्टिया की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए वह निडरता से जारी रही, यहाँ तक कि आपकी बहनें भी इस समय कुछ विवादास्पद हैं। अरे, हम अभी भी उसका परिवार हैं, डेमेटर ने एफ्रोडाइट पर गुर्राया। एफ्रोडाइट की आंखें गुस्से से चमक उठी। डेमेटर, मुझे जवाब दो। तुम्हें अपनी बड़ी बहन से मिलने आए कितना समय हो गया है? जहां तक मुझे पता है, तुम्हें उससे बात किए हुए हजारों साल हो गए हैं। अल्पविराम डॉट 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 मैं। डेमेटर ने कुछ नहीं कहा, उसके पास कहने के लिए कोई बहाना या कुछ भी नहीं था। आखिरकार एफ्रोडाइट सही था। वह अभी यहाँ है, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ्रोडाइट की आंखें नम हो गईं। हेस्टिया, तुम इस परिवार के लिए बहुत अच्छी हो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें गोद नहीं लिया गया है? हेस्टिया की आंखें सिकुड़ गईं। एफ्रोडाइट ने महिला की नजरों को नजरअंदाज कर दिया और उसी चिढ़ भरे स्वर में जारी रखा, अगर यह भयानक युद्ध नहीं हुआ होता, तो डेमेटर अपनी फूलों की दुनिया में गया क्या कर रही होती? उसे आपकी कोई परवाह नहीं है। बस, हेस्टिया ने कठोर स्वर में कहा और उसकी आंखों में आग चमक उठी। टीस्क, आप जानते हैं कि मैं सही हूँ। हेरा एक और भयानक उदाहरण है। महिला को अपने एकमात्र परिवार से मिलने की तुलना में अपने पति की बेकार धोखाधड़ी की देखभाल करने की अधिक चिंता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रिया और मैं ही अकेले हैं जो आपसे मिलने आते हैं। हेस्टिया की आंखों की आग कुछ कम हो गई। वह अपने एकमात्र दोस्त से लड़ना नहीं चाहती थी। हाँ हाँ, मुझे पता है कि मेरे परिवार में समस्याएं हैं। कोई बकवास नहीं, लेकिन वे अभी भी मेरा परिवार हैं, और मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उस पल में एफ्रोडाइट वास्तव में हताशा में अपने बाल उखाड़ना चाहती थी। यह महिला इतनी जिद्दी क्यों है? यदि आपकी मेरे बारे में इतनी ही कम राय है, तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? डेमेटर ने शत्रुतापूर्ण स्वर में बात की। आप उपयोगी हैं, एफ्रोडाइट ने अपने शब्दों में मिठास नहीं भरी। मैं एक गुट में हूँ, और मेरे गुट को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसका कृषि पर नियंत्रण हो। डेमेटर को नहीं पता था कि एफ्रोडाइट की पार्श्विक ईमानदारी से नाराज होना चाहिए या खुश होना चाहिए। मेरे लिए, तुम मर सकते हो, और मैं तुम्हें याद भी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। एफ्रोडाइट ने कंधे उचकाए। ठीक है, अब वह चिढ़ गई थी। ये कुतिया, तू तो और भी असहनीय हो गई है। मैं, इससे निपटो, एफ्रोडाइट ने सूंघा। क्या तुमने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि मैं भी उपयोगी हूँ? एफ्रोडाइट, नायकी ने तटस्थ स्वर में पूछा। अल्पविराम डॉट 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 नहीं, आप, रिया और हेस्टिया ही एकमात्र देवी हैं जिन्हें मैं वास्तव में इस गंदे देवता में बचाना चाहता हूँ। बाकी सब जल सकते हैं, और मैं एक आंसू भी नहीं बहाऊंगा। मैं देख रहा हूँ। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें मुझसे इतना स्नेह क्यों है।
हम कभी ज्यादा बात नहीं करते, नायके ने समझाया। आप उन एकमात्र देवियों में से एक थी जिन्होंने कभी भी तुरंत मेरा मूल्यांकन नहीं किया। यहाँ तक कि अतीत में हेस्टिया ने भी ऐसा किया था। आपने मुझे इसका कारण बताया। हेस्टिया ने गुस्से से अपना पैर पटक दिया। वह घटना याद आने पर वह अब भी चिढ़ जाती थी। मैंने पहले ही माफी मांग ली है। ठीक है, एफ्रोडाइट क्षमा प्रार्थी स्वर में बोला। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह, ये समझ में आता है। मेरा मानना है कि मुझे अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और केवल व्यक्तिगत रूप से बातचीत करते समय ही किसी का मूल्यांकन करना चाहिए, नाइक ने जारी रखा। शायद यह अच्छी बात थी कि आप मुझसे पहले नहीं मिले। मैं पहले इतना हम मिलनसार नहीं था। एफ्रोडाइट को नहीं पता था कि क्या कहना है, इसलिए उसने कोई भी शब्द बना लिया जिसके बारे में वह उस समय सोच सकती थी। सही शब्द कुतिया या वेश्या है, डेमेटर चिल्लाया। एफ्रोडाइट के सिर पर नसें उभर आईं। चुप रहो, डेमेटर। तुम्हारे विपरीत, मेरे पास कम से कम कोई है जो मुझे बिना शर्त प्यार करता है और तुम्हारे भाइयों की तरह सिर्फ तुम्हारे मोटे शरीर के पीछे नहीं है। जब एफ्रोडाइट को एहसास हुआ कि अगले शब्द धीमे थे तो वह पीछे हट गई। यहाँ तक कि उसके लिए भी। भाइयों? किसने क्या? मेरे साथ बलात्कार किया, मुझे धमकी दी, मेरा इस्तेमाल किया। डेमेटर टूट गया। हेस्टिया के चेहरे पर दर्द का भाव उभर आया। वह अपने परिवार की रक्षा करना चाहती थी, लेकिन उनके कुछ कृत्य भयानक थे, मुख्यतः क्योंकि वे उसके ही परिवार में किए गए थे। इसका एक उदाहरण स्वयं डेमेटर था। इन चर्चाओं में वह पूरी तरह से समझ गई कि एफ्रोडाइट ने जिस परिदृश्य के बारे में बात की थी वह 100% यथार्थवादी था। यदि हेस्टिया अपने भाई बहनों के सामने कमजोरी प्रदर्शित करती तो वे उसका फायदा उठाते। वैसे भी, भले ही मुझे ग्रीक पेंथियन नामक इस सीव से नफरत है और मैं मदद के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता। मैं बस उन तीनों को बचाने के लिए हेस्टिया, रिया और नाइके का अपहरण करना चाहता हूँ। नाइके और हेस्टिया को नहीं पता था कि सुंदरता की देवी के बारे में क्या कहा जाए जो खुलेआम घोषणा कर रही थी कि वह उन दोनों का अपहरण करने जा रही थी, और मामले को बदतर बनाने के लिए वे जानते थे कि देवी अपने आकर्षण का उपयोग करके ऐसा कर सकती है। मैं मूर्ख होऊंगा कि इस अवसर का लाभ उठाकर अपने गुट में देवी देवताओं को भर्ती नहीं करूंगा। कृषि, औषधि, पवित्रता, प्रगति, घर, जीवन आदि की देवियां। वे सभी देवियां जिनके पास युद्ध शक्ति नहीं है लेकिन एक गुट में बहुत उपयोगी हैं, उन्हें न बचाना बर्बादी होगी। मैं कुछ ऐसी देवियां चाहता था जो नाइके की तरह लड़ सके, लेकिन वे बहुत कम हैं और अधिकांश यूनानी देवताओं को नहीं छोड़ेंगे। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। देवी, आप केवल महिलाओं को ही क्यों निर्दिष्ट कर रही हैं? नाइक ने आंखें सिकोड़कर पूछा। उस पेंथियन के लोग टाइफॉन के पेट तक जा सकते हैं और मैं कचरा बाहर निकालने के लिए जानवर को धन्यवाद दूंगा, एफ्रोडाइट ने सूंघा। और अगर मैं अपने गुट में पुरुष देवताओं को लाती हूँ तो मेरे पति या मेरे द्वारा उन देवताओं को मारने की संभावना बहुत अधिक है। मैं उस समस्या से निपटना नहीं चाहती। एफ्रोडाइट को अब थोड़ा गुस्सा आ रहा था। काश मेरे पास दिव्यता को संग्रहित करने का कोई तरीका होता। मेरे पति की पूर्वज क्षमता, आत्माओं को संग्रहित करने की क्षमता जैसा कुछ। ओह, ये बहुत बुरा है कि मेरे पति भगवान नहीं है। अब, यदि वह भगवान होता, तो वह उन आत्माओं को अपनी आत्मा में संग्रहित कर सकता था। उसने महसूस किया कि इतने सारे देवताओं का गायब हो जाना बर्बादी है। वह हर संभव उपयोग करना चाहती थी। दिव्यता किसी प्राणी की आत्मा के मूल में है, और इस दिव्यता को हटाना भगवान को मारने के बराबर था। जब एक देवता की मृत्यु हो जाती है, तो वह दिव्यता स्वचालित रूप से दो आदिम संस्थाओं, सकारात्मकता और नकारात्मकता, में वापस आ जाती है। इस दिव्यता को संग्रहित करने और इसे किसी और को देने का कोई तरीका नहीं था। केवल दो आदिम सत्ताएं ही ऐसा कर सकती हैं। लेकिन वर्षों के शोध के बाद एफ्रोडाइट ने ऐसा करने का एक तरीका ढूंढ लिया, और इसका उत्तर था पिशाचों के पूर्वज। विशेष रूप से, एक पिशाच पूर्वज की आत्माओं को अपनी आत्मा में संग्रहित करने की अद्वितीय क्षमता। यदि वह पूर्वज किसी देवता की आत्मा का भार सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत होता और आत्माओं के साथ छेड़छाड़ करने में पर्याप्त कुशल होता। सिद्धांत रूप में, पूर्वज किसी अन्य प्राणी को चोरी हुई दिव्यता प्रदान कर सकता है। आपके पास पति है, डेमेटर चिल्लाया। मैं समझ गया।
आप इस तरह से कार्य कर रहे हैं जिससे केवल आपको लाभ होगा, नायके तटस्थ स्वर में बोला। दोनों महिलाओं ने एक ही समय में बात की, और एफ्रोडाइट ने जानबूझकर डेमेटर को नजरअंदाज कर दिया और नायके पर ध्यान केंद्रित किया। सही, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि आप इस बारे में इतने ईमानदार क्यों हैं। यहाँ झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें वैसे भी पता चल जाएगा, और हेस्टिया को पता है कि मैं कब झूठ बोलता हूँ। एफ्रोडाइट ने अंत में जीत की देवी और उसकी हास्यास्पद दिव्यता के बारे में शिकायत की, जिसने उसे किसी भी स्थिति में जीत दिलाई। और जब वह किसी स्थिति के बारे में कहती है, तो वह वस्तुतः कोई भी स्थिति होती है। यहाँ तक कि बहस में भी नायके के खिलाफ कोई नहीं जीतता। केवल जब टॉयफॉन जैसे शैतान खेल में होते हैं तो ये दिव्यता बिल्कुल भी मदद नहीं करती है। जीत एंड के विरुद्ध नहीं जीत सकती। सच कहूं तो एफ्रोडाइट वास्तव में चाहता था कि नायके आए। जीत की देवी को अपने पक्ष में रखना एक चीट कोड के समान था, जहां आपका गुट हमेशा जीतेगा। मैं ये भी चाहता था कि भाग्य की देवी टाइचे और भी अधिक मदद करे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भाग्य और जीत आपके पक्ष में होने पर आपका गुट नश्वर गुटों से ऊपर होगा और सीधे पेंथियन स्तर के गुट में चला जाएगा। क्या आपका पति है? डेमेटर चिल्लाया। एफ्रोडाइट ने अपना हाथ अपने कान पर रखा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेगाफोन या किसी चीज की देवी नहीं हो? आखिर तुम्हारी आवाज इतनी तेज और तेज क्यों है? क्या तुम सकुरा से संबंधित हो? सकुरा कौन है? एक गुलाबी बंशी। डेमेटर का चेहरा विकृत हो गया। मेरी तुलना उन घटिया राक्षसों से मत करो। एफ्रोडाइट ने अपनी आंखें घुमाई और उन दोनों की ओर देखा। तो क्या तुम आ रहे हो या नहीं? नायके और हेस्टिया ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे वे अपनी आंखों से बात कर रहे हों। फिर जब दोनों ने फिर से एफ्रोडाइट की ओर देखा, तो उन्होंने कहा, मैं। वे समाप्त नहीं कर सके क्योंकि आदिम भय उत्पन्न करने वाली दहाड़ पूरे माउंट ओलंपस में गूंज उठी। रोआर। धरती हिलने लगी और दुनिया में अंधेरा छा गया, मानो स्वर्ग में धूप वाला मौसम सिर्फ सजावट के लिए हो। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का अंत शुरू हो रहा हो। टॉयफॉन जाग गया, और वह भूखा था। विनाश का भूखा। सभी देवता अपने पूरे अस्तित्व में एक अस्तित्वगत खतरे को महसूस कर सकते थे, एक मौलिक डर जिसे हर कोई अंत का सामना करते समय महसूस करता था। जब जानवर की दहाड़ सुनाई देना बंद हो गई, एफ्रोडाइट ने हेस्टिया को गंभीर भाव से देखा। धीरे धीरे उसकी गुलाबी दिव्यता बढ़ने लगी और उसके गुलाबी बाल तैरने लगे। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मैं अनुमति नहीं मांग रहा हूँ। आप मेरे साथ जा रहे हैं, चाहे आपको ये पसंद हो या नहीं। एक ऐसे गंदे परिवार के बारे में अपनी कष्टप्रद जिद को खत्म करें जो जीवित रहने के बजाय मृत होने के योग्य है। उसकी कोई जरूरत नहीं, एफ्रोडाइट। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, नाइक बोला। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैं भी। लेकिन जाने से पहले मुझे अपनी माँ को बुलाना होगा, हेस्टिया बड़ी मुश्किल से बोला। यह उसके जिद्दी होने का समय नहीं था। इसे समझने के लिए उसे दुनिया के शाब्दिक अंत की आवश्यकता थी। एफ्रोडाइट की ईश्वरीय शक्ति कम होने लगी, और उसने डेमेटर की ओर देखा। महिला का चेहरा पूरी तरह से भयभीत था। नाइके और हेस्टिया के चेहरों के बीच एक बड़ा अंतर था, जो शांत थे लेकिन फिर भी डरे हुए थे। मैं करूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरी बेटी को बचाओगे, डेमेटर बोला। एफ्रोडाइट ने अपना मुंह खोला और फिर से बंद कर दिया। उसे अपने पति वायलट और एग्नेस के मन में परसेफोन के प्रति घृणा की भावनाएं याद आईं। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपकी बेटी ने मेरे पति, जो मेरे गुट का नेता है, के प्रति अत्याचार किया है। उसने एक प्राणी को मौत का श्राप दिया है ताकि उस प्राणी की आत्मा हमेशा के लिए उसकी हो जाए। नाइके और हेस्टिया ने निगल लिया। सीधे तौर पर अंडरवर्ल्ड की रानी ने शाप दिया। एक नश्वर व्यक्ति के लिए वह वस्तुतः नरक का सीधा टिकट था। सबसे क्रूर अभिशापों में से एक जो आप किसी नश्वर को दे सकते हैं। इस ज्ञान के साथ जीना कष्टदायक था कि आप एक भगवान के कारण अपेक्षा से कहीं अधिक जल्दी मर जाएंगे और वह भगवान आपके साथ अपने निजी खिलौने की तरह व्यवहार करेगा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आपने एक नश्वर व्यक्ति से विवाह किया। मुझे पता है कि आपको एडोनिस का मामला पसंद आया, लेकिन क्या यह अविश्वसनीय नहीं है? चुप रहो। तुम मेरे या मेरे पति के बारे में कुछ नहीं जानते, और आपकी जानकारी के लिए, आपकी बेटी को भी एडोनिस से प्यार हो गया था, और यह वही एडोनिस था जिसे उसने श्राप दिया था।
अल्पविराम डॉट 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 मुझे इसके बारे में पता है। तो क्या आपने एडोनिस से शादी की? जैसा कि मैंने कहा, यह उससे कहीं अधिक जटिल है। वैसे भी, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपकी बेटी को मेरे गुट में बहुत पसंद नहीं किया जाता है, और कई लोग उसे मारना चाहते हैं। एफ्रोडाइट ने वायलेट, एग्नेस और हिल्डा के बारे में सोचते हुए कहा। अगर मेरी बेटी नहीं जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो यहीं रहो और जानवर का भोजन बन जाओ। एफ्रोडाइट घूम गया, उसके पास इस गंदगी से निपटने का धैर्य नहीं था। डेमेटर को जानवर की दहाड़ याद आते ही उसकी रीढ़ में कपकपी महसूस हुई। रुको, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे यहाँ मत छोड़ो, विनती करते हुए उसने एफ्रोडाइट के पैरों को गले लगा लिया। हेस्टिया और नाइके ने इस दृश्य को खाली आंखों से देखा। वे देख रहे थे कि मौत का डर कुछ दूर तक गिर सकता है, और यह बिल्कुल नहीं था, यह एक सिद्धांत देवी थी। ठीक है, ठीक है, मुझे स्नैपशॉट बंद करो। एफ्रोडाइट बड़ी मुश्किल से डेमेटर से उत्तर में पहुंचकर नाइके हुए और हेस्टिया की ओर देखा, बोला, आइए रेया और अन्य देवियों को, प्रतिष्ठित देवी तैसे को भी ले। अल्पविराम डॉट 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 भाग्य की देवी, हूँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम कहाँ जा रही हो, नायके ने कहा। एफ्रोडाइट ने एक ऐसी ही रहस्यमयी हवेली बनाई, जिससे स्केच और विक्टर को गर्व महसूस हुआ। जितने अधिक टोकन वाले हमारे पास होंगे, उतना ही अधिक हम अन्य देवताओं से बच सकते हैं। जब ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तब ग्रीक देवता संभावित देशों के सबसे रहस्यमय देवताओं में से एक होंगे। ओह, आपको विश्वास नहीं है कि वह यूनानी देवता को खत्म कर देगा? नायके ने पूछा। गया ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कुटिया हो सकती है, लेकिन उसे अभी भी ग्रीक पंथियन पसंद है। वह अपने बेटे को इतनी दूर नहीं जाने वाली देवी है। जियोस, पोसीडोन और उनके सहयोगियों के मारे जाने पर उसने शायद उसे रोका। देवी अल्पविराम डॉट 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 क्या जानवर गाय की बात सुनेगा? नायके ने अविश्वास से पूछा। एक पल के लिए उसने जियुस की बलि देने की कोशिश के बारे में सोचा। कोई भी उसे याद नहीं करेगा, लेकिन उसे लगा कि यह योजना पूरी होने की संभावना नहीं है। वह ईश्वर राजा नहीं था, क्योंकि वह बेकार था। कौन जानता है, मैं शर्त लगा रहा हूँ, और मैंने पहले शायद ही कोई शर्त हारी हो। हाँ, ये सब मेरे मूर्ख भाई की वजह से, जिसने गया से अपना वादा नहीं निभाया। हेस्टिया ने अपने चेहरे पर स्पष्ट दर्द के साथ टिप्पणी की। देवता काफी 2 वर्ष पूर्ण हो सकते हैं और लाखों वर्षों तक उस देवता को बनाए रख सकते हैं। गया को 2 बार धोखा दिया गया है, एक बार क्रोनोस द्वारा और एक बार जियुस द्वारा, और यह उसके लिए परिवर्तन लेने का एक अवसर है। वैसे भी, चलो पैथोलॉजी, एफ्रोडाइट बोला। देवी देवताओं ने सिर हिलाया, और जल्द ही वे एक अवतार में खो गए। अध्याय 623 ग्रीक देवी देवताएं 2 इस सामग्री के अवशेषों को N0V$ पर वापस ट्रेस करें। जानवर की दहाड़ सुनने के बाद देवता बिना सिर वाले मुर्गों की तरह व्यवहार करने लगे और अपना दिमाग खो बैठे। वे पागल हो गए। तत्काल ही माउंट ओलंपस के स्थान पर चल रही छोटी मोटी लड़ाइयां रुक गईं, मानो किसी श्रेष्ठ इकाई ने कहा हो कि अब लड़ने का समय नहीं है। जियुस के नेतृत्व में देवता अपने अगले चरण का पता लगाने के लिए एक आपातकालीन बैठक में गए। क्रोनोस के नेतृत्व में टाइटन्स पार्टी कर रहे थे और शराब पी रहे थे, हालांकि उनकी नजर भी पर थी। उस स्थान पर गृहयुद्ध के लिए कोई मंच नहीं था, जहां द बेस्ट ऑफ द एपोकेलिप्स, जिसे टाइफोन के नाम से जाना जाता है, लड़ता है। चूंकि जहां तक टाइटन्स को पता था, गया एक प्रतिशोधी वेश्या थी, और हालांकि उसने जियुस से बदला लेना चाहा था, पागल कुटिया को क्रोनोस से भी बदला लेने में कोई समस्या नहीं थी। खैर ही गया कि जूस के प्रति घृणा अधिक थी। समय के टाइटन को पता था कि महिला की नजरें उसकी ओर मुड़ने में केवल समय की बात थी। जियुस के जन्मदिन के बाद क्रोनोस के सहयोगी जानवरों को माउंट ओलंप पर रोक या कोई अन्य विकल्प नहीं दिया जा रहा था। जो कुछ भी हुआ, क्रोनोस के सहयोगी टाइटन्स के बारे में एक बात पता चली। अभी जियुस बहुत परेशान था। समानता यह है कि वह भी डर के मारे अपनी पेंट उतार रही होगी। हा, जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, आज हम मेरे मूर्ख मोटर के शासन को रद्द कर देंगे। एटलस एक बड़ा राक्षस और घृणा और मनोरंजन से भरी आंखों के साथ चिल्लाया। टाइटन्स में वह था जो जियुस के खून का रंग सबसे अधिक देखना चाहता था। वह उसे मारना नहीं चाहता था, इससे बहुत दूर। वह उसे हर संभव प्रकार की यातना देना चाहता था।
वह इस नतीजे से सहमत नहीं थे। वह बदला लेना चाहता था, लेकिन वह इस बारे में कोई क्रोध नहीं दिखाता था। आखिरकार ज़्यूस के सबसे करीबी लोग हमेशा से थे, है ना? यहाँ तक कि पोसीन का नपुंसकिन भी किसी प्रकार की मानसिक राहत का काम चाहता है। वह इन देवताओं को इतनी बुरी तरह से तोड़ता है कि भगवान शब्द उनका वर्णन करने में असमर्थ है। वह सभी को अपने निजी खिलौने बनाना चाहती थी। ऐसे खिलौनों को मिलाकर वह सभी को मानसिक और शारीरिक यातनाओं से अलग कर देती थी। ओह! कॉम्पोजिट टाइटन्स ने मैगजीन ही चिल्लाना शुरू कर दिया। एटलस के चेहरे पर सभी के चेहरे पर समान घृणास्पद भाव थे। डॉट 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 मैं हूँ। ज़्यूस ने यही सोचा था जब वह बीस्ट की दहाड़ थी। उसे अपनी राय के लिए एक बुनियादी डर महसूस हुआ, एक ऐसा डर जिसे उसने अच्छी तरह से पहचाना था। हम क्या करें? पिछली बार की तरह इस बार इस जानवर पर प्रतिबंध लगाने के लिए हमारे पास कोई नायक या भाग्य नहीं है। एथेना एक महिला थी जिसके बाल चांदी के थे और चांदी के साथ पोनीटेल बनाई गई थी। उसकी आंखें गहरे हरे रंग की थी। अच्छा शरीर जो ना तो बहुत भरा हुआ था और ना ही किसी चीज की कमी थी। ऐसा शरीर जो नाइट के समान था। वह एक महिला के रूप में लंबी थी, जो सभी देवताओं में समान थी। हालांकि ऊंचाई उनके लिए अर्थहीन थी क्योंकि वे दोनों 10 मीटर लंबे या किसी इंसान की ऊंचाई के रूप में हो सकते थे। इसलिए उन्होंने वह ऊंचाई चुनी जो उनके लिए सबसे उपयुक्त थी। वर्तमान में देवी 180 सेमी की थी। बुद्धि की देवी को इस समय कुछ विचार नहीं आ रहा था। चल रहे गृह युद्ध में उसे पूरा विश्वास था कि उसका समूह उचित समय पर जीत जाएगा, लेकिन टाइफॉन जैसे जानवर के खिलाफ उससे लड़ने के लिए कोई रणनीति नहीं थी। और अब कोई भी प्राणी उसका सामना करने में सक्षम नहीं था क्योंकि वह अधिक शक्तिशाली था। केवल मूल प्रिमोडियल्स ही इससे लड़ सकते थे, और यह जोड़ने लायक था कि ज़्यूस का उनमें से किसी के साथ अच्छा रिश्ता नहीं था, इसलिए संभावना है कि कोई उसकी मदद करेगा 0% था। संपूर्ण वर्तमान परिदृश्य और संभावित भविष्य को कुछ ही सेकंड में समझने के बाद वह एक निष्कर्ष पर पहुंची। ज़्यूस को मरना होगा। ये कुछ ऐसा था जिसे ग्रीक इतिहास जानने वाला 10 साल का बच्चा भी समझ सकता था। गया और टाटस ने माउंट ओलंपस को नष्ट करने के लिए टाइफॉन का निर्माण किया। विशेष रूप से उसे ज़्यूस को मारने और उसके शासन को समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया था। गैया के अस्तित्व और टाटस अपने आप में दो प्राइमोडियल से पैदा होने के कारण टॉयफॉन दूसरी पीढ़ी का प्रिमोडियल था, जैसे नींद के देवता हिप्नोस और मृत्यु के देवता थानाटोस थे। लेकिन दो देवताओं के विपरीत उसे केवल नष्ट करने के लिए बनाया गया था, और उसकी अंत अवधारणा ने उसे सभी नहीं तो अधिकांश देवताओं के लिए एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बना दिया। अतीत में जब टॉयफॉन ने कार्रवाई की, तो एक गया द्वारा किया गया बदला था क्योंकि ज़्यूस ने उनके द्वारा किए गए समझौते को पूरा नहीं किया था। एथेना को पूरा विश्वास था कि यदि ज़्यूस मर गया, तो माउंट ओलंपस अभी भी मौजूद रहेगा। गया अब तक की सबसे प्रतिशोधी कुतिया में से एक हो सकती है, लेकिन वह अभी भी एक माउंट ओलंपस देवी थी। एक आदिम के रूप में वह जानती थी कि पैंथियन को बहुत कमजोर छोड़ने का अर्थ अन्य पैंथियनों को उनके क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए कहना है। और प्रिमोडियल्स को ग्रीक पैंथियन से कैसे जोड़ा गया, गया और टाटस ऐसा नहीं चाहेंगे। इस विचारधारा के बाद संभावना है कि गया अपने अस्तित्व के उद्देश्य को पूरा करने के बाद अपने बेटे को नियंत्रित करने में सक्षम होगी। 90% से अधिक थी। एथेना के पास केवल 10% निश्चितताएं थीं। हमें भागना होगा, चोरों के देवता हेमीज ने कहा। एथेना अपने विचारों से जाग गई जो केवल कुछ सेकंड तक चले, और उसने अपने आसपास के समूह को देखा। भागना असंभव है, हमें लड़ना ही होगा, समुद्र के देवता पोसीडोन चिल्लाए। आप सर्वनाश के एक वयस्क जानवर पोसीडोन से नहीं लड़ते, आप उनसे दूर भागते हैं, अपोलो सूर्य देव बोले। पिछली बार हम उसे हराने में कामयाब रहे, पोसीडोन चिल्लाया। अपोलो ने बस अपना सिर हिलाया। हम केवल 3 कारणों से जीते। उसने एक उंगली उठाए और जारी रखा। सबसे पहले, ये राक्षस एक कमजोर नवजात शिशु था, कुछ हिस्सा जो अब नहीं है। दूसरा, भाग्य हमारे पक्ष में था। तीसरा, हम देवता एकजुट थे और हमारे पास सक्षम नायक थे। और उन अनुकूल परिस्थितियों में भी हमने उस समय कई देवताओं को खो दिया। जब अपोलो ने बोलना समाप्त किया तो उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। ज़्यूस, जो सिंहासन पर बैठा था,
ने सिर्फ एथेना और अरेस को देखा। अपने पिता की नजर को महसूस करते हुए, एक दूसरे की ओर देखे बिना, दोनों एक ही समय में बोले, टॉयफॉन को हराना असंभव है। यदि युद्ध के पहलुओं में से किसी एक के लिए जिम्मेदार दो देवताओं जिनके साथ कभी मेल नहीं हुआ, ने एक सुर में कहा जैसे कि वे एक दूसरे से सहमत थे, ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके विचार समान थे और स्थिति अनिश्चित थी। शायद यह उनकी कल्पना से भी बदतर हो सकती थी। जियुस का चेहरा काला पड़ गया। एथेना और अरेस ने समझ के एक दुर्लभ क्षण में एक दूसरे को देखा, लेकिन ठीक बाद उन्होंने एक दूसरे पर खर्राटे लिए और अपनी आंखें घुमाई। वे अब भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें यहीं रुककर अपने अंत का इंतजार करना चाहिए? ठीक है, यदि यह मुझ पर निर्भर है तो यहाँ मरने वाला एकमात्र व्यक्ति आप ही हैं। इस कमरे में सभी देवताओं ने एक साथ यही सोचा। जैसे ही गंदगी पंखे से टकराए, उन सभी ने भागने के बारे में सोचा। यहाँ के लोगों के लिए, यदि जियुस मर जाता, तो वे उसके लिए एक आंसू भी नहीं बहाते। वे बस उसके मृत शरीर पर पेशाब करेंगे और इसे कूड़े के ढेर के रूप में उपयोग करेंगे। हाँ, जियुस बहुत प्रयत्न नहीं था। जब आर्टेमिस, जो चुप थी, कुछ कहने जा रही थी, सभी ने पास आते कदमों की आवाज सुनी। अचानक दरवाजा खुला और डायोनिसस प्रकट हुआ। वह बहुत पस्त लग रहा था। उसका एक हाथ भी गायब था। जियुस, कुछ हुआ? उन्होंने कठिनाई से बात की, लेकिन उनके शब्दों में ताकत थी। प्रतिवेदन। एफ्रोडाइट, सौंदर्य की देवी, नाइके, हेस्टिया, डेमेटर और रिया के साथ टाइचे जैसी कई छोटी देवी देवताओं को इकट्ठा किया और माउंट ओलंप की तिजोरी में मौजूद सभी खजाने चुरा लिए। फिर वे सारी संपत्ति लेकर कहीं भाग गए। पैथियन। एक गगनभेदी, स्तब्ध कर देने वाली खामोशी छा गई। किसी को भी इस तरह के कदम की उम्मीद नहीं थी, यहाँ तक कि हेरा को भी नहीं, जो जियुस के बगल में सिंहासन पर बैठी थी। क्या? जियुस की अविश्वास की प्रचंड चीख पूरे माउंट ओलंपस में गूंज उठी। ठीक है, अब निश्चितता वास्तविक है। हम बर्बाद हो गए हैं, किस्मत अब हमारे साथ नहीं है। एथेना, जो बाकी सभी की तुलना में तेजी से ठीक हो गई, उसने अरेस की ओर देखते हुए सोचा और देखा कि भगवान ने उसकी राय साझा की है। एथेना ने मन ही मन सिर हिलाया और सोचा, हाँ, मैं यहाँ से बाहर हूँ। मुझे यकीन है कि अन्य पंथियन बुद्धि की देवी के रूप में मेरी सेवाओं की सराहना करेंगे। ये कुछ समय के लिए भागने और कहीं छिपने का समय है। इस बात से अनजान कि इस कमरे में सभी देवता उसके बारे में कुछ ऐसा ही सोच रहे थे, एथेना तटस्थ, गणनात्मक चेहरे के साथ बनी रही जो उसके पास हमेशा रहती थी। वह इस गड़बड़ी से बचने के लिए कई परिदृश्यों से गुजरी, लेकिन जियुस के निम्नलिखित शब्दों ने उपस्थित सभी लोगों के भाग्य का फैसला किया। माउंट ओलंप बंद है। मेरी अनुमति के बिना कोई भी बाहर नहीं जाएगा या प्रवेश नहीं करेगा। गॉड किंग की आवाज पूरे माउंट ओलंपस में गूंज उठी, और इस आयाम पर प्रभुत्व रखने वाले के रूप में उसके आदेश पर ध्यान दिया गया और पूरे आयाम को बंद कर दिया गया। देवताओं ने खाली आंखों से आकाश की ओर देखा, क्योंकि वे उस निकास को महसूस कर सकते थे जो उनके ठीक सामने बंद हो रहा था। लानत है। एक पल के लिए सभी के मन में एक ही विचार आया। जल्दी पता लगाओ कि क्या और भी गद्दार हैं, और जो कुछ उन्होंने चुराया है उसका हिसाब दो। हाँ, डॉट डॉट डॉट। पाताल लोक में लंबे काले बालों वाली एक महिला बिस्तर पर थी, सामान्य से अलग। उसका पूरा शरीर गंभीर रूप से घायल था। उसकी दोनों भुजाएं गायब थीं, एक आंख गायब थी, और निशानों ने उसकी अन्यथा सुंदर त्वचा को ढंक दिया था। ये स्पष्ट था कि वह बहुत कुछ झेल चुकी थी। ओह, इस क्षति को ठीक करने में सदियां लग जाएंगी। वह उठी और शरीर में बहुत दर्द के साथ बिस्तर पर बैठ गई। मुझे चिकित्सा या उपचार की देवी को ढूंढना है, लेकिन मैं नहीं जा सकती माउंट ओलंप के लिए। उसे कुछ बार खांसी के साथ सुनहरा खून आया और उसने देखा कि उसका खून दूषित हो गया है। वह नहीं जानती थी कि उस पर किस चीज ने हमला किया, लेकिन यह निश्चित रूप से उस पैथियन से नहीं था। एक देवी के रूप में जिसने अंडरवर्ल्ड पर कब्जा कर लिया, जो कि शाब्दिक रूप से नर था, उसमें भ्रष्टाचार का प्रतिरोध था, और उस छोटे से तथ्य के कारण वह अभी तक अपनी नसों में जहर से नहीं मरी थी। फ्यूरी सही थे। यह अतीत की तरह गृह युद्ध नहीं है। पैथियन के बाहर कोई हस्तक्षेप कर रहा है। काश मैं ये संदेश सभी तक पहुंचा पाता।
परसेफोन की वर्तमान स्थिति अनिश्चित थी। अग्रिम पंक्ति में प्रथम होने के नाते उसे और उसके अधीनस्थों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। वे लंबे समय तक डटे रहे, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, अंडरवर्ल्ड के शासक हेडीज के बिना वे लंबे समय तक अपना बचाव नहीं कर सके। दूसरी पीढ़ी की आदिम इकाई के रूप में थानाटोस मजबूत, बेहद मजबूत था। वह ईश्वर को भी सच्ची मृत्यु दे सकता है। लेकिन जब क्रोनोस, एटलस जैसे अन्य प्राइमेडियल्स और एक अज्ञात दुश्मन का सामना करना पड़ता है, तो मौत भी अकेले उनसे नहीं लड़ सकती। यदि 1 या 3 विरोधी होते तो वह इसे संभाल सकता था। मौत उतनी ही ताकतवर थी। लेकिन टाइटन्स का एक पूरा समूह, टाइटन्स का एक समूह जो गया और यूरेनस से पैदा हुआ था। ऐसे प्राणी जो उनके जैसे दूसरी पीढ़ी के आदिम प्राणी थे। यहाँ तक कि मृत्यु भी ये सब अकेले नहीं संभाल सकती। हाँ, वह अरेबस और निक्स का बेटा था। वह मजबूत था और ग्रीक पैंथियन की मौत के रूप में सभी उससे डरते थे, लेकिन उसकी भी सीमाएं हैं। फो ऐसा लगता है कि आप कठिन समय से गुजर रही हैं, अंडरवर्ल्ड की रानी। अचानक, मानो तारों भरी रात ही गिर गई हो, पूरी जगह अंधकार में हो गई। लेकिन अरेबस के पूर्ण अंधकार की तरह नहीं, बल्कि एक सहज और शांतिपूर्ण रात थी। एक खूबसूरत रात। परसेफोन ने कठिनाई से अपना सिर घुमाया और निक्स, नाइट अवतार को अपनी सारी अमर महिमा में देखा। वह महिला जिससे कुछ भी छिपा नहीं जा सकता था। भले ही वह आहत और पराजित हुई, परसेफोन की आंखों की चमक खत्म नहीं हुई। युद्ध की हार ने सबसे अहंकारी विनम्रता को भी सिखाया, और यह कुछ ऐसा था जिसे परसेफोन को सीखना था अगर वह इस जेल में जीवित रहना चाहती थी जिसे वह अपना घर कहती थी। क्योंकि अगर यह जगह छोड़ने में उसकी असमर्थता न होती, तो वह इस नरक से भी न लड़ पाती। तुम क्या चाहते हो, निक्स? रात्रि अवतार की मुस्कान केवल मोहक रूप से बढ़ी। हेड्स ने माउंट ओलंपस को धोखा दिया और प्राणियों के एक समूह में शामिल हो गया जो 7 नरकों के नेता बन गए। और जल्द ही वह दूसरे नर्क से राक्षसों के एक दल के साथ वापस आएगा और अपनी योजनाओं के लिए इस नर्क पर दावा करेगा। अल्पविराम मान लीजिए कि मैं उस बकवास पर विश्वास करता हूँ। ये स्पष्ट नहीं करता कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ये सरल है, अंडरवर्ल्ड की रानी। मैं नहीं चाहता कि विदेशी मेरी भूमि पर शासक के रूप में कार्य करें। उसके चेहरे पर अब भी मोहक भाव था, लेकिन उसकी आवाज सामान्य से कहीं अधिक भारी थी। आपकी जमीन, परसेफोन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। माउंट ओलंप, और जो कुछ भी इसका हिस्सा है, वह मेरी भूमि है, साथ ही गया, मेरे पति अरेबस और टाटारस की भी। यहाँ के सबसे पहले जन्मे बच्चे के रूप में, ये भूमि हमारी है। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रत्येक पंथियन में पैदा हुए सभी प्रथम आदिम लोगों के साथ एक समान विशेषता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, और हम इस जगह के मालिकों के रूप में काम करने वाले विदेशियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। माउंट ओलंप जल सकता है, देवता मर सकते हैं, मुझे परवाह है, लेकिन भूमि अभी भी हमारी है, और विदेशी इस स्थान पर दावा नहीं करेंगे। निक्स के शब्दों ने परसेफोन की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। आप इस जगह पर दावा करने वाले विदेशियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन आपको माउंट ओलंपस पर घटते देवताओं की परवाह नहीं है। जब तक आदिम अस्तित्व में है, देवताओं को फिर से बनाया जा सकता है। आखिरकार, आप हमारी प्रजनन और हमारे बच्चों से पैदा हुए थे, तो कुछ मरना बुरी बात नहीं है। कम से कम कचरा तो बाहर निकलेगा। अल्पविराम क्या इसीलिए आपने उस जानवर को बाहर जाने और तबाही मचाने से नहीं रोका? निक्स की मुस्कान बढ़ती ही गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन परसेफोन ने निक्स की चुप्पी का मतलब समझ लिया। अल्पविराम तुम क्या चाहते हो, निक्स? अंडरवर्ल्ड की सच्ची रानी बने? निक्स ने मुस्कुराना बंद कर दिया और गंभीर भाव से बोला, उस पद को प्राप्त करो जिसे अधोलोक ने खाली छोड़ दिया था। उसकी शक्ति और प्रभुत्व को हड़प लो और इसे अपना बना लो। ग्रीक नर्क के सच्चे शासक बने। निक्स के हाथ में एक शक्ति प्रकट हुई जो तारों भरी रात से बनी प्रतीत होती थी, और उसके हाथ में जो कुछ दिखा उससे परसेफोन की एक आंख चौड़ी हो गई। पाताल लोक का पतवार, यह मूल है। ग्रीक पैंथियन छोड़ने से पहले मैं इसे प्राप्त करने में कामयाब रहा। इस दिव्य कलाकृति के साथ आप अंडरवर्ल्ड के दूसरे शासक बन जाएंगे। ये स्थान आपका पिछवाड़ा होगा, और आपके पिछवाड़े की मालकिन के रूप में आप इस आयाम को जैसा चाहे वैसा पुनर्गठित कर सकते हैं।
आपकी शक्ति बढ़ेगी और आप होंगे बदला लेने में सक्षम। परसेफोन चुप था। ये सौदा अवैध होने के लिए बहुत अच्छा था। ओरिजिनल प्रिमोडियल्स से निपटने में एक बात समान थी कि कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। इसके पीछे हमेशा एक कारण होता है। और तभी उसके दिमाग में एक विचार आया और वह समझ गई। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मेरे पास शुरू से ही कोई विकल्प नहीं था। हो उसे एहसास हुआ कि निक्स ने जल्द ही हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। वह अंडरवर्ल्ड की रानी को सबसे कमजोर स्थिति में चाहती थी और निक्स को पता था कि परसेफोन मना नहीं कर सकता। निक्स की मुस्कान और चौड़ी हो गई। परसेफोन ने रात की इकाई को स्थिर दृष्टि से देखा और बोला, मैंने मना कर दिया, कॉमा डॉट डॉट डॉट। मैं तुम्हारा मोहरा नहीं बनूंगा, कॉमा डॉट डॉट डॉट। क्या आप विदेशी प्राणियों का गुलाम बनना पसंद करेंगे? निक्स ने अस्वाभाविक रूप से शांत स्वर में पूछा। मैं देखूंगा तो बात यहीं तक आ जाएगी। थानाटोस की दरांती उसके हाथ में दिखाई दी। मैं खुद को मार डालूंगी। मैं बंधे रहने के बजाय सच्ची मौत पाना पसंद करूंगी। क्या आप ऐसा कहेंगे यदि आप जानते कि एफ्रोडाइट ने क्या किया? परसेफोन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। एफ्रोडाइट का नाम यहाँ क्यों बताया गया? निक्स की मुस्कुराहट थोड़ी बढ़ गई और वह सहानुभूतिपूर्वक बोली, एफ्रोडाइट कई छोटी देवी देवताओं और आपकी मां के साथ माउंट ओलंपस के खजाने में घुस गई, मूल्यवान सब कुछ चुरा लिया और माउंट ओलंपस से भाग गई। मुझे लगता है कि वे उसके पति के गुट के पास गए थे। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। पति? ओह, तुम्हें खबर के बारे में पता नहीं है। हो, तुम यहाँ बहुत लंबे समय तक रहे। बहुत बुरा, निक्स ने उदास स्वर में कहा और जारी रखा। सौंदर्य की देवी एफ्रोडाइट ने विक्टर अलुकार्ड नाम के व्यक्ति के साथ एक आत्मा विवाह किया। उसने उसे अपना सारा आशीर्वाद भी दिया और सक्रिय रूप से उसकी आत्मा की रक्षा की ताकि कोई भी भगवान उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद न दे सके। अति सुरक्षात्मक होने के बारे में बात करें। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैं समझ गया। यह अच्छा है कि उसे कोई मिल गया जिसे वह प्यार कर सकती है, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये वह प्रतिक्रिया नहीं थी जिसकी मैं आशा कर रहा था। अंत में निक्स बुदबुदाया, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा, निक्स। इस आदमी का विषय मुझे परेशान नहीं करता है। वह मेरा दुश्मन है। एक ऐसा दुश्मन जो निकट भविष्य में मेरे पीछे आ जाएगा, कॉमा डॉट डॉट डॉट। शत्रु और सहयोगी के बीच की रेखा पतली है, मेरे प्रिय परसेफोन। एफ्रोडाइट को देखो। कुछ समय पहले तक वह अलुकार्ड की दुश्मन थी। अब वह उसके साथ एक ही बिस्तर पर लेटी है जबकि उसके अंदर उस आदमी के ऊर्जावान बीज भरे हुए हैं। परसेफोन का शरीर स्पष्ट रूप से कांप रहा था और वह निक्स पर खोया नहीं था। इसके बारे में सोचो, परसेफोन। कौन जानता है, शायद भविष्य में तुम भी वह हासिल कर सको जो तुम चाहते हो। निक्स जहां थी वहीं से उठ गई। परसेफोन ने इंसिकोट करने कहा, तुम्हें कुछ पता है ना? तुमने जैसी संस्था को उस आदमी में क्यों शामिल किया है? आइए बस यही कहना है। वह अपनी आत्मा में कुछ ऐसा है जो एक नए पंथियन की शुरुआत हो सकती है। वह उस आदमी के शरीर में घूम रही स्वादिष्ट ऊर्जा के बारे में घूमती हुई एक मिठाई के साथ बोली, कॉमा डॉट डॉट डॉट। मुझे मत बताओ, परसेफोन का उद्घाटन। फुफुफु। एफ्रोडाइट निश्चित रूप से बहुत भाग्यशाली है, यहाँ तक कि मुझे अभी भी उनकी चाहत हो रही है। वह आदमी एक नई शुरुआत है, कुछ ऐसा जो मैं बहुत चाहता हूँ। मुझे उस अंत तक कुछ भी त्यागने में कोई रुचि नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पूर्व पिता या पूरे ग्रीक पंथियन को भी। दुर्भाग्य से मैं आखिरी काम नहीं कर पाया क्योंकि मैं अभी भी इसी जगह से बंधा हुआ हूँ, वह घृणा से बोली। परसेफोन अपने स्तब्धता से आउटलुक और विषय को अभी के लिए अलग रखें। आप बहुत ईमानदार हैं, निक्स, लेकिन फिर उसे कुछ पता चला। निक्स ने कई दस्तावेज छोड़े, वैज्ञानिक हैं, लेकिन जब वह आई तो उसने शुरू से ही कभी झूठ नहीं बोला। निक्स ने परसेफोन की ओर से खाली दृष्टि से देखा। अगर मैं एक गोंद के रूप में चाहता हूँ या अपने मोहरे के रूप में, परसेफोन। परसेफोन, ऐसा महसूस भी नहीं होता कि तुम मेरे हाथों में नाच रहे हो। निक्स की मुस्कान फिर से मोहक हो गई। मैं एक कारण से छुपी हुई हूँ कि माँ हूँ। मेरी कुछ भी छुपी नहीं जा सकती, जबकि मैं जो कुछ भी चाहती हूँ वह छुपी हुई जा सकती है। मैं 3 दिन में वापस आ गया। तब तक बैग तैयार कर ले। जिस तरह वह अचानक आई थी, उसी तरह वह अचानक भी चली गई, जिससे देवी के दिल में बहुत सारे आंतरिक भाग और विचार शामिल हो गए।
अध्याय 624। एक छोटी लड़की के पिता के रूप में दो राक्षस हैं। कोकिला। कुछ घंटों बाद। एफ्रोडाइट। साशा ने बेजान आंखों से एफ्रोडाइट को देखा। एफ्रोडाइट, जो देवी देवताओं को निर्देश दे रही थी, ने साशा की ओर देखा, जो उसके बगल में थी। क्या आप वायलट की तरह ही गलत करने जा रहे हैं? तुम्हारा आंतरिक यंडेरे कहाँ है? और मेरे पति के साथ रहने वाली एकमात्र देवी होने का क्या हुआ? ऐसा लगता है कि यहाँ चारों और बाकी सारी साड़ी देवी थॉट्स के साथ बनी होगी। ओह। एफ्रोडाइट की पूरी प्रतिक्रिया तब हुई जब उसे एहसास हुआ कि साशा सही थी। साशा की चोट खून से लाल हो गई। मुझे मत बताओ कि तुम भूल गए हो। हाँ। ओह। साशा ने अपने हाथ में दर्द होने पर उसे बहुत तेज सिरदर्द हो रहा था। लेकिन सत्यता से कहूँ तो मैं एक सर्वनाशकारी जानवर से बच निकला और जितना संभव हो सके उतना लाभ प्राप्त करने के बारे में अधिक चिंतित था। यह मेरी गलती नहीं है। मैं इस बकवाद से नहीं उठूंगा। आप इन देवी देवताओं को नियंत्रित करें, अन्यथा महिलाओं का समूह कभी भी साथ नहीं देता है। आप जानते हैं कि वायलट, स्केच और मेरी माँ अन्य महिलाओं के प्रति कैसे हैं जो सिर्फ विक्टर का उपयोग करना चाहते हैं। चिंता मत करो, क्योंकि मैं त्रि के बारे में एक ही राय रखता हूँ। कोई भी वेश्या उसके पास नहीं आएगी, वह अपनी आंखों में दृढ़ विश्वास के साथ बोली। अल्पविराम हाँ, मुझे आशा है कि आप सही हैं। साशा ने भरी और नतालिया की ओर देखा। आप दिव्य देवता में प्रवेश कैसे सफल हुए? देवता ऐसा होने की अनुमति नहीं देंगे। ये सही है, लेकिन एफ्रोडाइट ने मुझे अपने मंदिर में आमंत्रित किया, और उसके मंदिर पर केवल उसका अधिकार क्षेत्र है। अंततः वह क्रोनोस की ही पीढ़ी का शीर्षक है। ओह, ये बताता है कि आरक्षण क्यों सफल हो रहा है। साशा ने सिर हिलाया। नतालिया ने अपने गुच्छों को छोटा सा शैतान सिर हिलाया। इस पर साशा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अब उसे नतालिया की स्थिति का एहसास हुआ। क्या हुआ, नतालिया? क्या तुम ठीक हो? वह अपनी तरफ चला गया। मैं ठीक हूँ, बस। नतालिया ने जोर से खाना खाया और गहरी सांस ली। भले ही टाइफॉन बहुत दूर था, उसके आका ने देवताओं में आदिम भय पैदा किया था। एक निश्वर इसे बहुत अच्छी तरह से संभाल नहीं सकता है, एफ्रोडाइट ने सौम्य स्वर में समागम किया। साशा की आंखें फिर से चमक उठी और उसने एफ्रोडाइट की ओर देखा। तुम्हें नतालिया से सावधान रहना होगा। उसने नतालिया को ऐसे गले लगाया जैसे कोई मुर्गी अपने बच्चों की रक्षा कर रही हो। तुम्हें पता नहीं है कि विक्टर उसे कितना महत्वपूर्ण देता है। यदि उसका एक बाल भी खराब हो जाता है, भगवान वह आत्मा पर दया करता है क्योंकि वह ऐसा नहीं चाहता है। ओह, मुझे इसके बारे में पता है। आपको क्या लगता है कि मैंने ही उसे आखिर में क्यों बुलाया? मैं उसे अनावश्यक खतरे में नहीं डालूंगा, एफ्रोडाइट चिल्लाया। पर्याप्त नहीं, आपको अधिक सावधान रहना होगा। आप जानते हैं कि यूनानी कैसे होते हैं। ये महिलाएं बहुत निर्लिप्त हैं। वे नतालिया पर हमला करेगी। ये घटित हो सका। दो महिलाओं की बातचीत सुनते सुनते नतालिया का चेहरा एकदम लाल होने लगा। विक्टर द्वारा उसकी परवाह करने के बारे में साशा के बयान और ग्रीक देवी देवताओं के निर्बाध होने की चर्चा, दोनों से वह शर्मिंदा थी। क्या आप लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जैसे हम यौन शिकारी हो या कुछ और? साशा ने एफ्रोडाइट के साथ बहस करना बंद कर दिया और वक्ता की ओर देखा, और जल्द ही उसने सुनहरे बालों, सुनहरी आंखों और भरे हुए शरीर वाली एक देवी को देखा। और तुम नहीं हो, मेरा मतलब है। हाँ, अधिकांश हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी हैं। कुछ लोगों के कारण पूरी जाति के साथ भेदभाव न करें। कुछ लोग। साशा ने आश्चर्यचकित भाव से महिला की ओर देखा। महिला थोड़ा झिप गई और बोली, ठीक है, उनमें से ज्यादातर ऐसे ही हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे महिला पर हमला करने जा रहे हैं। एफ्रोडाइट ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ सभी मॉर्टल महिलाएं उसकी है पति। मुझे कहना होगा कि उसके पास एक व्यापक हरम है। उसने समूह को बसाने में मदद करने वाली सफेद बालों वाली महिलाओं को देखते हुए कहा। बस यहाँ लगभग 50 महिलाएं हैं। साशा के सिर में एक नस उभरी। एफ्रोडाइट, मुझे आराम दो। मेरे पास चीजों को समझाने का समय नहीं था। मैंने सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। एफ्रोडाइट टूट गया।
इसे यथाशीघ्र ठीक करें। मैं उन स्नो कबीले की महिलाओं को गलत विचार नहीं देना चाहता। ये गलतफहमी नहीं बढ़ सकती। क्या आप कुछ ज्यादा ही प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं? यह कोई बड़ी बात नहीं है। साशा ने एफ्रोडाइट की ओर घूरकर देखा। मुझे बताओ, एफ्रोडाइट, क्या तुम मूर्ख हो? कितना असभ्य! मैं मूर्ख नहीं हूँ। तो फिर आप ये कैसे भूल सकती हैं कि आपका पति कितना दिव्य सुंदर है? उन सफाई कर्मियों के लिए उसके पीछे भागने में केवल एक गलतफहमी होती है। और वायलट और एग्नेस को ये पसंद नहीं आएगा। एफ्रोडाइट के चेहरे पर एक भयावह अभिव्यक्ति दिखाई दी। आप सही कह रहे हैं। मैं इसे ठीक कर दूंगा। एफ्रोडाइट समूह की ओर भागा। ओह, क्या उसका पति उसके लिए इतना खास है कि वह इस तरह का व्यवहार करेगा? डेमेटर उत्सुक था। एफ्रोडाइट का पति कहाँ है? क्या अपने नए सहयोगियों को नजरअंदाज करना अशिष्टता नहीं है? डेमेटर ने पूछा। साशा और नतालिया ने महिला को संदेह की नजर से देखा, लेकिन चूंकि सवाल वैध था, इसलिए वह इतनी कठोर नहीं थी कि इसे नजरअंदाज कर दे। वह इस स्थान के राजा से मिल रहे हैं। किसी अन्य पंथियन से कई देवी देवताओं को लाने में कई राजनीतिक जटिलताएं हैं जो युद्ध का कारण बन सकती हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अल्पविराम डॉट 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 हम मुझे नहीं लगता कि यूनानियों के पास अभी इस बारे में चिंता करने का समय है, डेमेटर ने कहा। मुझे पता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। साशा के विचारों को समझते हुए डेमेटर ने सिर हिलाया। वैसे भी, आप कौन हैं? आप यहाँ क्यों हैं? डेमेटर ने पूछा। क्या पहले अपना परिचय न देना अशिष्टता नहीं है? सच, मेरा नाम डेमेटर है। मैं कृषि की देवी हूँ। वह 12 देवताओं में से एक होने के कारण प्राप्त अन्य उपाधियों का उल्लेख करने जा रही थी, लेकिन उसने फैसला किया कि यह इसके लायक नहीं था। आखिरकार अब वह यूनानियों से जुड़ी नहीं थी। आंतरिक रूप से थोड़ा आश्चर्यचकित कि एफ्रोडाइट उसके जैसी देवी को भर्ती करने में कामयाब रही। साशा ने तटस्थ भाव से बात की जिसने उसके आंतरिक विचारों को छिपा दिया। साशा फुल्गर, कबीले फुल्गर की उत्तराधिकारी और एफ्रोडाइट के समान व्यक्ति की पत्नी। अल्पविराम डॉट 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 ओह, क्या आप इस रहस्यमय आदमी की पत्नियों में से एक हैं? मुझे उसके बारे में बताओ। साशा ने हल्की मुस्कान बिखेरी। डेमेटर ये सोचकर उत्साहित थी कि वह एफ्रोडाइट के पति के बारे में कुछ सीखेगी। उसने कहा कि यह एडोनिस जैसा कोई व्यक्ति था, लेकिन साथ ही जटिल भी था। रुको, अगर वह इतना महत्वपूर्ण है कि वह पिशाचों के राजा से बात कर सकता है, तो शायद वह अलौकिक प्राणियों की बैठक में गया था। गाहा, मुझे इसे देखना चाहिए था, लेकिन मैं उस दिन आलसी था। नहीं, साशा ने उत्तर दिया। क्यों नहीं? साशा ने गुस्से में कहा, अंततः तुम्हें उसके बारे में पता चल जाएगा। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, वह मुड़ी और नतालिया से बोली। चलो, मुझे ये घटिया काम करना है। क्या नौकरी? एफ्रोडाइट द्वारा चुराई गई सभी चीजों का हिसाब किताब। मेरी शक्ति के कारण, मैं और मेरी माँ इस काम को जल्दी से पूरा कर सकते हैं, लेकिन मेरी माँ उस बैठक में है जो अभी चल रही है। डॉट 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 पिशाचों के राजा के महल में विक्टर, स्केथा, नताशिया, एग्नेस, जीन और मॉर्गन सिंहासन पर बैठे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से चिड़चिड़ाहट के साथ देख रहे थे। अलुकार्ड, क्या तुम मेरे साथ युद्ध करना चाह रहे हो? व्लाद की आंखें खून से लाल हो गईं और कमरे में दबाव कई गुना बढ़ गया। जब अलेक्सियोस ने अपने राजा का प्रश्न सुना तो उसका चेहरा लगभग ठिठक गया। विक्टर ने व्लाद को तटस्थ भाव से देखा। वह सिर से पांव तक पूरे कवच में था, केवल उसका पतवार अदृश्य था, और उसके लंबे, गंदे काले बाल उसके पीछे गिरे हुए थे। युद्ध। विक्टर ने अपना सिर बगल की ओर घुमाया और धीरे से उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान दिखाई दी। क्यों नहीं, चलो युद्ध करें। जब वे शब्द सामने आए, तो विक्टर ने अपनी उपस्थिति को वापस नहीं लिया। उसके बाल इधर उधर तैरने लगे जैसे कि वे गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहे हों। उसका शरीर बिल्कुल अंधकार में होने लगा, और उसके चेहरे पर दिखाई देने वाली एकमात्र चीज उसकी रक्त लाल आंखें और उसके चेहरे पर बीमार मुस्कान थी। जल्द ही उसके पूरे शरीर पर लाल आंखें खुलने लगी और वे आंखें व्लाद को घूरने लगी। व्लाद ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली जब उसने अपने सामने एक आदमी की लंबाई देखी। उद्धरण डॉट 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 वह पहले से ही उस दबाव को संभाल सकता है जिसे मेरा बेटा, जो 3000 साल का था, भी नहीं संभाल सकता।
व्लाद को अपने दिल में एक खुजली महसूस हुई। उसके खून ने दूसरे बराबर की चुनौती को महसूस किया। व्लाद की आंखें सिकुड़ गईं और दबाव और भी अधिक बढ़ गया। वह कुछ भी रोक नहीं रहा था। नताशिया, एग्नेस और मॉर्गन ने अपनी आंखें थोड़ी खोली। वे भूल गए थे कि पिशाचों का राजा कितना भयानक था। लेकिन तीनों ने विक्टर की ओर देखा और कुछ ऐसा देखा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। रॉक्सेन, हाँ हाँ, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। पूरी शक्ति। विक्टर की आंतरिक दुनिया स्पष्ट रूप से हिलने लगी और जंगल के सभी लाल पेड़ खून से लाल चमकने लगे। उसका दिल स्पष्ट रूप से धड़कने लगा और विक्टर ने उसके शरीर को उसकी सीमा से परे धकेल दिया। मैं मदद करूंगा। उसे शक्ति दिखाओ, राजा। तुम्हें अपना सिर नीचा नहीं करना चाहिए। ऑल्टर विक्टर पागलों की तरह हंसा क्योंकि उसके पूरे अस्तित्व पर अंधेरा छाने लगा था। रुको, गूंगा ऑल्टर। ऐसा मत करो। ऊर्जा उत्पादन अचानक प्रतिशत में समताप मंडल में चला गया और वह ऊर्जा विक्टर के शरीर को नुकसान पहुंचा रही थी। बदले, तुम बेवकूफ। रुको, विक्टर, मैं क्षति से उबरने में मदद करूंगा। रॉक्सेन की ऊर्जा विक्टर को जो नुकसान पहुंचा रही थी, वह उसे नुकसान पहुंचाने के साथ साथ ठीक होने लगा। विक्टर के शरीर में विनाश और पुनर्जनन तेज गति से हो रहा था। दर्द बेतुका था, लेकिन उसने दिखावा किया कि कुछ भी नहीं हुआ था। उनकी मुस्कान पूरी तरह से विकृत हो गई, जिससे उनका पूरा चेहरा ढक गया और कुछ घटित हुआ। हर तरफ फैली नकारात्मकता। उपस्थित सभी लोगों ने घृणा, भय, क्रोध, अवसाद, शत्रुता, निराशा, विफलता और ईर्ष्या की भावनाएं महसूस की। ये स्पष्ट था कि ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं थी। उनके सामने मौजूद प्राणी ने अपनी उपस्थिति से ही ये भावनाएं उत्पन्न कर दी। प्रिय, केवल एक भावना पर ध्यान केंद्रित करें, अन्यथा आप अपने सहयोगियों को भी प्रभावित करेंगे। विक्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और डर की भावना पर ध्यान केंद्रित किया। उसने द लिम्बो गाय के साथ हुई मुलाकात के बारे में सोचा। उसने असीमित शक्ति का सामना करने के डर के बारे में सोचा। ये डर वह अपनी उत्तेजना के कारण छुपाता था। उस भावना को उद्घाटित करते हुए विक्टर की गहरी आभा और भी अधिक शक्तिशाली हो गई, जिससे उसके बाल ऊपर की ओर उड़ने लगे। पूरा महल हिलने लगा, और केवल महल ही नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति से उसके आस पास की हर चीज नष्ट होने लगी। पूरा शहर हिलने लगा, मानो भूकंप आ गया हो। हर कोई अपने पूरे अस्तित्व में एक अज्ञात भय को भरता हुआ महसूस कर सकता है। ऐसा लगता था जैसे वे रसातल में देख रहे थे, और उस रसातल के भीतर एक अज्ञात इकाई मौजूद थी जिसने सभी भय पैदा कर दिए जो एक अस्तित्व महसूस कर सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जिस किसी ने भी इसे महसूस किया वह स्तब्ध रह गया और अविश्वास से राजा के महल को देखता रहा। उनके चेहरे से ठंडा पसीना बह रहा था। वे हिल नहीं सकते थे। दोनों पूर्वजों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनमें से कोई भी दूसरी ओर देखना नहीं चाहता था। ये गर्व की बात थी, और उनका खून उन्हें दूसरी ओर देखने की अनुमति नहीं देता था। विक्टर के सहयोगी युद्ध के लिए पहले से ही पूरी तैयारी में थे। वे बस इंतजार कर रहे थे, उस पल का इंतजार कर रहे थे जब कोई हमला करेगा। जब बात और बढ़ने वाली थी तो एक कांपती आवाज ने सब कुछ शांत कर दिया। फादर। अचानक हवा में सारी शत्रुता, नकारात्मक भावनाएं और दोनों प्राणियों का दबाव तुरंत समाप्त हो गया। दोनों ने रॉयल चैम्बर के प्रवेश द्वार की ओर देखा और ऑफिस को लिलिथ के साथ देखा। मॉर्गन ने अपनी बेटी की ओर देखा और सिर हिलाया। उसकी बेटी, जिसका चेहरा डरा हुआ था, ने बस अपनी मां को सिर हिलाया। ये एक योजना थी जो मॉर्गन ने बनाई थी, और भले ही उसे व्लाद को हराने का विचार पसंद था, वैम्पायर नोबल्स एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं कर सकते थे। और केवल एक ही व्यक्ति दो पूर्वजों के संघर्ष को रोक सकता था। केवल एक ही व्यक्ति दोनों में से यथास्थितिवादी हो सकता है। ये व्यक्ति उन दोनों के लिए बहुत खास था, खासकर उनके बच्चे के लिए। ऑफिस एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो दो पूर्वजों के बीच खड़ा हो सकता था। दोनों पूर्वजों ने ऑफिस को देखा, और जब उन्होंने उसका भयभीत चेहरा देखा, तो उनके दिलों को सबसे तेज दुश्मनों की तुलना में बहुत अधिक झटका लगा। विक्टर धीरे से मुस्कुराया। अरे बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम स्नो क्लान में नहीं थी? अल्पविराम डॉट 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 पिताजी, क्या आप पिताजी से लड़ने जा रहे हैं? सवाल भ्रमित करने वाला था, लेकिन विक्टर समझ सकता था कि उसका क्या मतलब था।
कमरे में मौजूद सभी लोग ऐसा कर सकते थे। नहीं, हम बस बात कर रहे हैं, है ना? विक्टर ने व्लाद की ओर देखा। कॉमा डॉट डॉट डॉट। यह सही है, ये सिर्फ एक दोस्ताना बातचीत है, व्लाद ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। झूठ है, ऑफिस ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, और फिर वह मुड़ी और अपनी बहन के साथ उसका पीछा करते हुए भागी। ऑफिस, भागो मत। ऑफिस, एक शब्द, सिर्फ एक शब्द ने दो पूर्वजों को थोड़ा लड़खड़ा दिया। उन्हें चक्कर आ गया और उन्हें गंभीर क्षति पहुंची जो कोई और उनके दिल पर नहीं पहुंचा सकता था। जीन, नताशिया और एग्नेस ने मॉर्गन से संपर्क किया और एक ही समय में बात की। अच्छा काम, मम। मॉर्गन ने बस सिर हिलाया। स्केचिच ने कुछ नहीं किया। वह शुरू से ही चुपचाप युद्ध की स्थिति में थी, और लड़ाई शुरू हुई या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह व्लाद के सामने अपनी सुरक्षा कम नहीं होने देगी। बुलबुल में आई 50 देवियों का अस्तित्व छिप नहीं सका। ये स्पष्ट था कि वैम्पायर काउंट्स ने एक पक्ष चुना, अलुकार्ड का पक्ष। यदि पहले कोई झूठी निश्चितता थी, तो अब ये कहना सही है कि वे विपरीत दिशा में थे। काउंटेस अलुकार्ड के सहयोगी थे। आधिकारिक तौर पर कहें तो नाइटिंगेल अब दो भागों में विभाजित हो गई थी, और उन दोनों पक्षों के नेता पूर्वज थे। और विक्टर इसी बात पर सहमत हुआ। ऑफिस के शब्दों से भारी क्षति उठाने के बावजूद वह व्लाद के सामने अपनी सतर्कता कम नहीं करने वाला था। वह अच्छी तरह से समझ गया था कि जब एफ्रोडाइट ने देवी देवताओं को पाला था तो किस तरह की गंदगी को बुलाया गया था। लेकिन यह ठीक है, विक्टर पीछे नहीं हटेगा। विक्टर व्लाद को देवी नहीं देगा। वे उसके लिए बहुत मूल्यवान थे। जिस क्षण से उसे पता चला कि एफ्रोडाइट ने क्या किया है, वह संघर्ष की मानसिकता के साथ यहाँ आया था और राजा के सामने अपना सिर नहीं झुका रहा था। इसलिए हर कोई पूरी तरह सुसज्जित था। अलेक्सियोस ने अपना हाथ उठाया, और वह इशारा उन छायाओं के लिए पर्याप्त था जो व्लाद की रक्षा कर रहे थे ताकि वे डर की भावना से जाग सकें और दो राजकुमारियों की रक्षा कर सकें। जल्द ही परछाइयां अपना काम करने के लिए गायब हो गईं, लेकिन विक्टर की आंखों में नए सम्मान के साथ देखने से पहले वे नहीं हटी। व्लाद ने जटिल निगाहों से विक्टर को देखा। यह आदमी कुछ वर्षों से भी कम समय में अपने बेस फॉर्म में मेरे सारे दबाव को संभाल सकता है। यह मजाकिया है। ये शक्ति में क्या वृद्धि है? उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। द वर्ल्ड ट्री, भाड़ में जाओ। क्या बढ़ावा इतना बड़ा है? मुझे वह शक्ति पहले ही ले लेनी चाहिए थी। व्लाद ने इस तथ्य को कोसा कि विश्व वृक्ष ने उसे पहले अस्वीकार कर दिया था। पहले की नकारात्मकता, ये पर्याप्त प्रमाण है कि वे विलीन हो गए। उसके शरीर को उस ऊर्जा से पोषण मिल रहा है जो एक शापित ग्रह को पोषण देती है। नकारात्मकता ये भी बताती है कि वह किस प्रकार के विश्व वृक्ष के साथ विलीन हो गया। और वह नकारात्मकता बताती है कि उसने मुझे पहले क्यों स्वीकार नहीं किया। वर्ट्री ने मेरी भावनाओं को देखा। उसने देखा कि मैं उसका उपयोग करना चाहता था। एक प्राणी के रूप में जो सारी नकारात्मकता महसूस करती है, निश्चित रूप से वह इसे देखेगी। उन्होंने अंदर ही अंदर कई बार कोसा, लेकिन बाहर से उनके भाव नहीं बदले। विक्टर ने अपना हाथ ऊपर उठाया, और महल की दीवार से कुछ टूटकर उसके हाथ में आ गिरा। जनकेत्सु, द ब्लेड ऑफ ए प्रोजेनिटर, का स्वरूप पहले से बहुत अलग था। इसकी म्यान पूरी तरह से एक पेड़ की अंधेरी शाखाओं से बनी थी, और ओडाची के म्यान से एक अशुभ एहसास महसूस होता था। ओडाची पर आभूषण पूरी तरह से गायब हो गए, और ब्लेड पूरी तरह से चिकना हो गया। ब्लेड का हैंडल काला था और जीवित शाखाएं हिल रही थी। ये स्पष्ट था कि उसके हथियार को कुछ हो गया था। जैसे ही विक्टर ने हथियार की म्यान पकड़ी, काली शाखाएं हिलने लगी और उसके हाथ से जुड़ने लगी। जुनकेत्सु के इरादे को भांपते ही विक्टर खुशी से मुस्कुराया। हथियार में थोड़ी चेतना आ गई थी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। अपने पूरे अस्तित्व में मैंने कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो तुम्हारे जितनी तेजी से शक्ति में बढ़ता हो, अलुकार्ड। मैं क्या कह सकता हूँ? मुझमें मजबूत बनने के लिए बहुत प्रेरणा है, विक्टर ने स्केच की ओर देखते हुए कहा। लाल बालों वाली ने बस एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। और भाग्य, ढेर सारा भाग्य। अच्छा, भाग्य की देवी अब मेरे घर पर है। विक्टर ने मनोरंजन के बारे में सोचा। व्लाद की मुद्रा अधिक आरामदायक हो गई, और वह अपने सिंहासन पर वापस झुक गया।
समझाओ। ओलंपियन देवी, देवताओं ने मेरे क्षेत्र पर आक्रमण क्यों किया? अध्याय 625। दो पूर्वज, दो नेता, दो पूर्वज और एक समझौता। समझाओ। ओलंपियन देवी, देवताओं ने मेरे क्षेत्र पर आक्रमण क्यों किया? उन्होंने अधिकारपूर्ण खिलौने में बात की और जवाब मांगा। वे मेरे सहयोगी हैं, विक्टर ने उसी स्वर में उत्तर दिया, पीछे उद्योग को तैयार नहीं। मेरे सहयोगी, वह मेरे पर जोर देता रहता है। व्लाद ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। मैं अपने क्षेत्र में विदेशियों को नहीं रखूंगा, ऐसे विदेशी जो मेरे काम के भी नहीं होंगे। अल्पविराम डॉट 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 आपका क्षेत्र? विक्टर ने पूछा। भले ही वे स्नो क्लान क्षेत्र में हो, काउंटी के क्षेत्र में क्राउन के सामने कुछ भी नहीं है। वे मेरा प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन क्षेत्र मेरा है। विक्टर और एग्नेस का व्यवहार तेज हो गया। साफ था कि दोनों को उनकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। हाँ, पेपर पर स्नो कबीले का क्षेत्र स्नो कबीले का था, लेकिन इसका मालिक व्लाद था क्योंकि वह इन जमीनों का राजा था, ये तो हर कोई जानता था। लेकिन खुले तौर पर यह दावा किया गया कि स्नो क्लान क्राउन की तुलना में कुछ भी नहीं था। स्नो क्लान द्वारा 2000 साल के विकास को खुले तौर पर प्रमाणित किया गया था। एग्नेस के दांत पीसने की आवाज से स्तब्ध विक्टर ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। वह एग्नेस की भावनाओं को छोड़ दिया था, लेकिन अब समय नहीं था। काफी, विक्टर ने हामी भर दी। यह आपका क्षेत्र है ना? उस स्थिति में हम चलते हैं। ये ग्रह बड़ा है और हमें बसने के लिए आसानी से जमीन मिल सकती है। व्लाद ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। विक्टर की तस्वीर थोड़ी बढ़ गई। मुझे मत बताओ कि आप ये देखने जा रहे हैं कि आपका पूरा ग्रह किस क्षेत्र में है। इस सामग्री की उत्पत्ति को $N0V पर ट्रेस करें। यहाँ तक कि आप, पिशाच राजा, अपनी सारी महिमा में बिना समर्थन के ऐसे गंदे शब्दों का प्रचार नहीं करेंगे, है ना? तुम इतनी बेशर्म नहीं हो। अंधेरा, अंधेरा। व्लाद के सिंहासन का हैंड रेस्तरां लगा। व्लाद की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन विक्टर ने देखा कि वह उससे नाराज हो गया है। ओह, और जब मैं हम का उल्लेख करता हूँ, तो मेरा मतलब स्नो क्लान, अलुकार्ड, फुल्गर, स्कारलेट और हमारे सभी सहयोगी हैं। व्लाद के विरोधाभास और भी सख्त हो गए। इस तरह हमें कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है? वह खूबसूरत मुस्कान के साथ बोला। स्नो, फुल्गर और स्कारलेट कबीले नहीं जा सकते। वे अभी भी कोटेशन में हैं, और वे अभी भी मेरी सेवा करते हैं। मैं इसके बारे में इतना निश्चित नहीं हूँ। विक्टर का मुस्कान बढ़ गया। राजा, जब एग्नेस ने ये कहा, क्या आपने हाल ही में हमारे अनुबंधों की जांच की है, तो वह व्यवस्थित रूप से रुकने लगी। व्लाद ने नार्नहेंसिएडम, मुझे उन्हें लाने दो, यह इस तरह से तेज है। विक्टर ने जो कहा उसे सुनकर व्लाद ने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही विक्टर की हथेली में अंधेरा छा गया, उसने अपना हाथ खोला और 3 काली कब्रें दिखाई दी। उसके पास ये कैसे हैं? व्लाद का सिर घूमने लगा और जल्द ही उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। चुड़ैलें। उसने चुड़ैल की बेटी को बचाया। उस स्त्री को जानकर वह कुछ न कुछ इनाम देगी। यदि अलुकार्ड के पास एडोनिस जैसा दिमाग है, तो वह आदमी एक ऐसा सौदा करने में कामयाब होगा जिससे उसे लाभ होगा। विक्टर ने तीनों कब्रों को व्लाद की दिशा में फेंका, और उस आदमी ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें ये जानने के लिए उन्हें खोलने की भी आवश्यकता नहीं थी कि काउंटेस को अपने साथ बांधने वाले 3 अनुबंध रद्द कर दिए गए थे। द रीजन। अलुकार्ड ने खाली शब्द नहीं बोले, तब भी नहीं जब इसमें उनका परिवार शामिल हो। आखिरकार, केवल 2 लोग ही एक काले अनुबंध को रद्द कर सकते थे, स्वयं चुड़ैल रानी और अनुबंध का मालिक, इस मामले में व्लाद। वह महिला वह सब कुछ भूल गई जो मैंने उसके लिए किया था और इस सौदे को स्वीकार कर लिया। क्या उसकी बेटी का जीवन इतना महत्वपूर्ण है? व्लाद ने अपना विचार समाप्त नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि महिला का सपना हमेशा एक परिवार बनाने का था, और वह उस महिला को अपनी बेटी के उद्धारकर्ता के लिए किसी भी प्रकार का इनाम पेश करते हुए देख सकता था। क्या आप इसे खोलने नहीं जा रहे हैं? विक्टर ने पूछा। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है कि वे अब बेकार हैं। विक्टर तटस्थ रहा, लेकिन आंतरिक रूप से वह एक बड़ी मुस्कान को रोक रहा था जो उसके चेहरे पर फूटने की धमकी दे रही थी। वह कल्पना कर सकता था कि व्लाद इस समय क्या सोच रहा था। मुझे खुशी है कि मैंने पूरी रिपोर्ट नहीं दी। चीजें छुपाना हमेशा अच्छा होता है,
विक्टर ने खुद से हंसते हुए कहा। अचानक विक्टर को अपने पूरे शरीर में असहनीय दर्द महसूस हुआ। विक्टर, तुम्हारा शरीर गड़बड़ है। तुम्हें अब उस ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता है। रॉक्सन बोली। बदले, यह आपकी गलती है। आपने मिश्रण में पूर्वज का सार क्यों शामिल किया? उसका शरीर इतनी ऊर्जा नहीं संभाल सकता। मेरा काफी था। मैं उस आदमी के सामने अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। कभी नहीं। मैंने मना कर दिया। बेवकूफ, ये गर्व के बारे में नहीं है। यह उसकी भलाई के बारे में है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। ओह, ऑल्टर गुर्राया। रॉक्सन, क्या आप मेरे शरीर में दौड़ती ऊर्जा को रोक सकती हैं? विक्टर ने पूछा। मैं पहले से ही ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि अब हम जुड़े हुए हैं, आपको अभी भी थोड़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए आपको उस ऊर्जा को बाहर निकालने की जरूरत है जो मैंने आपके लिए उत्पादित की है। ठीक है, मुझे कुछ मिनट दीजिए। मुझे ये बातचीत खत्म करनी है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। एक बात है जो मुझे समझ में नहीं आती। रानी और मेरे बीच एक समझौता है। भले ही आपने उसकी बेटी को बचा लिया हो, लेकिन उसके कारण वह मेरे साथ उस समझौते को नहीं तोड़ेगी। आपने क्या किया? व्लाद, तुम मूर्ख नहीं हो। तुम्हें एहसास है कि क्या हो रहा है, और तुम्हें जानकर तुम्हें पहले से ही पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। कभी कभी प्रतिद्वंद्वी को उत्तर बताने की तुलना में उसे कल्पना कराना अधिक प्रभावी होता है। मौन वह उत्तर था जो विक्टर चाहता था। व्लाद, मैं अपनी पत्नियों को कभी भी किसी चीज की जंजीर में नहीं छोड़ूंगा। कभी नहीं। स्कैथिक विक्टर को सुधारना चाहता था और कहना चाहता था कि वह अभी तक उसकी पत्नी नहीं है, लेकिन वह जानती थी कि यह उसके लिए समय नहीं है। वे काउंटेस हैं, यह उनकी जिम्मेदारी है। विक्टर ने तुरंत खंडन किया। यह उनके काउंटेस होने या न होने के बारे में नहीं है। यह अनुबंध के एक श्रृंखला होने के बारे में है, ताकि आप आवश्यकता पड़ने पर चीजों को नियंत्रित कर सकें। और मैं इसे लंबे समय तक अनुमति नहीं दूंगा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैं समझ गया। मुझे इसे आते हुए देखना चाहिए था, लेकिन व्लाद जारी रहेगा, लेकिन विक्टर ने उसे टोकते हुए कहा। लेकिन आपने कभी नहीं सोचा था कि कोई नवजात शिशु, चाहे वह पूर्वज ही क्यों न हो, रानी से मिल सकता है और उसके साथ सौदा कर सकता है? व्लाद ने सिर हिलाया। यह आपके बारे में सबसे अधिक परेशानी वाली बात है, अलुकाद। आपकी ताकत के विकास और आपके कार्यों के संबंध में आपकी अप्रत्याशितता, जिसका आपकी पत्नियों यह परिवार पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये कुछ ऐसा था जिस पर जीन, मॉर्गन, नताशिया और एग्नेस भी सहमत हो सकते थे। विक्टर अपने परिवार के प्रति बहुत पूर्वानुमानित था, लेकिन अन्य सभी मामलों में, जिनका उसके परिवार से कोई लेना देना नहीं था, वह एक वाइल्ड कार्ड व्यक्ति था जो वही काम करता था जो उसे सही लगता था। ये तर्क का पालन नहीं करता था, और इस वजह से स्कैथर को युद्ध की योजना बनाते समय बहुत परेशानी हुई, और विक्टर ने कुछ और किया, लेकिन अंततः उनके समूह को भी फायदा हुआ। आप कई चीजों में असफल हुए हैं, जैसे वल्ट्री के साथ आपका प्रयास। यह उनमें से एक है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। मैं उसके साथ विलीन हो गया हूँ, और मेरे पास उसकी यादें हैं। और भले ही मेरे पास वह न हो, मैं कह सकता हूँ कि जब तुमने मेरी हालत देखी तो तुम्हें आश्चर्य हुआ। कॉमा डॉट डॉट डॉट। एफ्रोडाइट। व्लाद को अपना सिरदर्द बढ़ता हुआ महसूस हुआ। वह पहले ही अनुमान लगा सकता था कि क्या हुआ था। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। एफ्रोडाइट जैसी भावुक देवी का प्रेमी होने से आपको कई चीजें मिलती हैं। उनमें प्रेम के आशीर्वाद से प्राप्त सहानुभूति भी शामिल है। विक्टर को यह बताने की कोई बाध्यता नहीं थी कि उसने एफ्रोडाइट से विवाह किया है। वह भविष्य में उस सीन के घोंसले को लात मार देगा। एफ्रोडाइट जैसी देवी से शादी करने और इसके बारे में सभी को बताने से कई समस्याएं पैदा होंगी। मुझे ये जानने की जरूरत है कि क्या एफ्रोडाइट ने अन्य देवी देवताओं से भी ऐसा कहा था? उसने शायद ऐसा किया था। विक्टर ने मन ही मन आह भरी। प्रेम के आशीर्वाद से उत्पन्न सहानुभूति और रोक्सेन के माध्यम से नकारात्मकता को महसूस करने में सक्षम होना। विक्टर की बेतुकी धारणा के साथ उन दो शक्तियों को एक साथ रखें, और कोई भी रहस्य विक्टर से छिपा नहीं रह जाएगा। व्लाद भी कोई अपवाद नहीं था। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। तुम और भी अधिक परेशान करने वाले हो गए हो, व्लाद बड़बड़ाया, और फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। रुको, वह सहयोगी के रूप में कई देवियों को लेकर आया।
अगर वे देवियां उसे आशीर्वाद दें तो क्या होगा? वह और भी खतरनाक हो जाएगा। फिर अपने दिमाग में देवताओं की जानकारी इकट्ठा करते हुए उसे कुछ एहसास हुआ। ये ठीक है, एक नश्वर पूर्वज या नहीं, इसकी सीमाएं हैं कि वह अपनी आत्मा में कितने आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। आखिरकार बहुत अधिक शक्ति और आत्मा टूट सकती है। भाड़ में जाओ, एक विश्व वृक्ष। वह उसकी आत्मा का पोषण कर रही है, वह उसकी आत्मा को कभी टूटने नहीं देगी। व्लाद को बुरे शब्द बोले हुए काफी समय हो गया था, लेकिन आज एक विशेष अवसर था। व्लाद का विक्टर को देखने का नजरिया बदल गया। ये किसी ऐसे व्यक्ति की नजर थी जो एक राक्षस को देख रहा था। अगर वह कुछ ही वर्षों में मेरा सारा दबाव झेल सकता है, तो निकट भविष्य में वह मुझसे लड़ने में सक्षम हो जाएगा। व्लाद को कुछ डर लगने लगा। उसे विक्टर की क्षमता से डर लगने लगा। उसकी सारी वृद्धि समझ में आती है। जब वह एक पिशाच के रूप में जागृत हुआ, तो वह सबसे मजबूत पिशाच गणना के 3 रक्तवंशों वाला पूर्वज बन गया। बस उस शक्ति के साथ समय मिलने पर वह अजेय होगा। स्केथर ने उसे प्रशिक्षित किया और उस क्षमता को किसी उपयोगी चीज में ढाला, और एक पूर्वज होने के कारण प्रशिक्षण समाप्त होने पर वह पहले से ही कई महान पिशाचों से आगे था। और फिर ऐसा होने लगा, उसने सहयोगी बनाना शुरू कर दिया। नौकरानियों को उसने बनाया, काउंटेसेस को। फिर वह अडोनिस के साथ विलीन हो गया और अपनी चालाकी और सुंदरता प्राप्त की, सुंदरता जिसने सौंदर्य की देवी को उसकी ओर आकर्षित किया, जिससे अंततः देवी को प्यार हो गया और उसने उसे अपना आशीर्वाद दिया। कुछ ऐसा जिसकी अपेक्षा थी। आखिरकार वह अडोनिस था, वह आदमी जिससे एफ्रोडाइट प्यार करता था। विश्व वृक्ष ने उसे अपने मेजबान के रूप में स्वीकार किया, और भले ही उसे नहीं पता था कि उस समय क्या हुआ था, वह शक्ति अभी भी उसका पोषण कर रही थी। विक्टर की अन्य प्राणियों के साथ हुई प्रत्येक मुठभेड़ में उसे सहयोगी मिले, और उन सहयोगियों ने उसे कुछ न कुछ दिया। व्लाद के पास ये भी रिपोर्ट थी कि एंडरसन, द वॉल्स का दूसरा राजकुमार, विक्टर का बहुत अच्छा दोस्त था, और वह एक ही लड़ाई में उसका दोस्त बन गया। इन सब को उस अनुशासन के साथ जोड़ दें जो स्केच ने उसे दिया था, और विक्टर का मजबूत बनने का अपना व्यक्तिगत लक्ष्य। वह कई बार सामान्य ज्ञान को तोड़ने में कामयाब रहा। व्लाद अब विक्टर को हरा सकता था। उसे बस अपने असली रूप में प्रवेश करने और अपनी पूरी ताकत से अपनी आत्मा को नष्ट करने की जरूरत थी। डॉट 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 हाँ, यह इतना आसान होगा, या शायद नहीं। सच कहूं तो व्लाद अब निश्चित नहीं था। चूंकि विक्टर की आत्मा एक विश्व वृक्ष में विलीन हो गई थी, विश्व वृक्ष स्वयं उसकी आत्मा की रक्षा कर रहा था। एक तथ्य ये भी था कि अगर व्लाद ने हमला करने का फैसला किया, तो कमरे में मौजूद महिलाएं उसे नुकसान पहुंचा सकती थीं और संभवतः उसे मार भी सकती थीं। एफ्रोडाइट की समस्या अभी भी होने का जिक्र नहीं। व्लाद को विश्वास नहीं था कि वह एफ्रोडाइट के आकर्षण का विरोध कर सकता है। एक पर एक वह उन सभी से निपट सकता था, और एफ्रोडाइट के साथ वह उसे मारने की योजना बना सकता था, लेकिन अगर वे एक साथ मिल जाते। व्लाद अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नहीं थे। वह अहंकारी था, लेकिन मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि वह घाटे में है। भाड़ में जाओ, मैंने क्या बनाया? मुझे बहुत जल्दी कुछ करना चाहिए था। अब विक्टर को रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। बहुत देर हो चुकी थी। ये विचार केवल 5 सेकंड ही चले थे। 5 सेकंड ही विक्टर चुपचाप व्लाद को देख रहा था। वह अपनी सारी भावनाओं को अभिव्यक्तिहीन मुखौटे के पीछे बदलते हुए महसूस कर सकता था। हे, ऐसा लगता है जैसे मेरा अस्तित्व उसे परेशान करता है। हो, विक्टर ने सोचा। कॉमा डॉट 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 व्लाद, भले ही मुझे लगता है कि आप एक भयानक पारिवारिक व्यक्ति हैं। व्लाद का चेहरा झुंझलाहट से विकृत हो गया। मुझे आपसे या ऐसी किसी चीज से कोई विशेष नफरत नहीं है। व्लाद ने भौहें उठाई। तुम्हारे द्वारा मुझे मानव संसार में बंद करने को लेकर जो शिकायत मेरे मन में पहले थी वह तब दूर हो गई जब मैंने तुम्हारे बेकार पोते पोतियों को मार डाला। तुम्हारे प्रति मेरी भावनाएं तटस्थ हैं, और मेरा कुछ हिस्सा तुम्हें एक मित्र के रूप में भी पसंद करता है। कॉमा डॉट 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 व्लाद के चेहरे पर घोर अविश्वास का भाव देखा गया। हमारा रिश्ता जटिल है, लेकिन बुरा नहीं है। विक्टर ने व्लाद को नजरअंदाज किया और जारी रखा। आपने मुझे वैम्पायर काउंट की उपाधि देकर आगे बढ़ने का अवसर दिया, और इससे मुझे और अधिक छूट मिली और मुझे अलौकिक दुनिया में जाना जाने लगा।
और मैंने ऑफिस के साथ आपके रिश्ते में आपकी मदद की, मुझे पता है कि यह आपके लिए कुछ मायने रखता है। व्लाद का चेहरा फिर से तटस्थ हो गया, और उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि विक्टर सही था। मैं आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता और तब तक नहीं रखूंगा जब तक आप मुझे ऐसा करने का कारण नहीं देते। व्लाद, मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करना चाहता। कारण, वह आंखों में आंसू लिए कमरे से बाहर चली गई। व्लाद की आंखों में उदासी झलक उठी। आप एक राजा हैं, व्लाद, एक सक्षम राजा। मैं इसे पहचानता हूँ। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, लेकिन भगवान के लिए, आपकी गांड में 20 इंच का लंड है। उस स्थान पर सन्नाटा छा गया, और व्लाद पर जो दबाव पड़ रहा था वह धीरे धीरे उसके सिर पर उभरी हुई नसों के साथ बढ़ने लगा। पफ्फल स्कैट सीधा चेहरा नहीं रख सका और लगभग हंस पड़ा। वह अकेली नहीं थी। मॉर्गन का चेहरा अब बहुत विकृत हो रहा था, और केवल वही जानती थी कि वह कितनी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रही थी। व्लाद की चकाचौंध पर ध्यान न देते हुए विक्टर ने आगे कहा, युद्ध के बारे में पूछने से पहले आप ये क्यों नहीं पूछते कि देवी देवता यहाँ क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि वे केवल मेरे सहयोगी हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि देवी देवता नाइटिंगेल की मदद नहीं कर सकते। नियंत्रण नामक छड़ी को अपने पिछवाड़े से बाहर निकालें और स्पष्ट रूप से सोचें। दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, और आप, एक प्राणी जो 5000 साल जीवित रहे हैं, उन्हें ये जानना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि आप बहुत शक्तिशाली हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आपके नियंत्रण से बाहर की चीजें नहीं हो सकती। राक्षसों द्वारा शुरू किया गया युद्ध इसका प्रमाण है। मैं इसका सबूत हूँ। नाइटिंगेल विभाजित है, मेरे पास युद्ध की पूरी क्षमता है, और आपके पास सभी शेष संख्याएं और रॉयल गार्ड हैं जो वैम्पायर नोबल्स से बने हैं जिन्हें आपने स्वयं बनाया है, लेकिन काउंटेस के पास वह क्षमता नहीं है। संभाव्यता जिसे आप स्वयं सीमित कर देते हैं, पिशाचों के आपके नियंत्रण से बाहर हो जाने के डर से। विक्टर ने मन ही मन सोचा लेकिन जोर से नहीं कहा। वह विशिष्ट बिंदु, वह समझ सकता था। वैम्पायर नोबल्स परेशान करने वाले थे, खासकर पुरुषों के लिए, क्योंकि कमजोरी का जरा सा भी संकेत मिलने पर वे अपने नुकीले दांतों को सहन कर लेते थे। इस वजह से नौकरानियां बेहतर हैं और महिला पिशाच बेहतर हैं। विक्टर को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि भविष्य में वह जो भी पिशाच बनाएगा वह केवल महिलाएं होंगी। नौकरानियों की एक सेना। बस इस विचार पर विक्टर ने लगभग प्रत्याशा से लार टपका दी। हालांकि वे नौकरानियां सीधे तौर पर कागुया और लड़कियों के अधीन होंगी। हम नर पिशाचों की जरूरत किसे है? मैं बस उन्हें घोल्स में बदल सकता हूँ, और मारिया अपनी सेना को और भी अधिक बढ़ाएगी। घोल्स की बात करें तो मुझे दूसरी योजना को अमल में लाने की जरूरत है जिसके बारे में मैंने सोचा था, लेकिन इन सभी घटनाओं के कारण मेरे पास करने का समय नहीं था। अगर मैं अभी चला गया तो कुल मिलाकर नोबल वैम्पायर असुरक्षित हो जाएंगे, और यह उसके लिए समय नहीं है। इसलिए मेरे पास एक प्रस्ताव है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। देविया और मेरे भावी सहयोगी नाइटिंगेल आएंगे, लेकिन हम बड़े पैमाने पर समाज में भी योगदान देंगे। बदले में आप मेरे मामलों में अपनी नाक नहीं घुसाएंगे और भविष्य में मेरी और मेरे सहयोगियों की जासूसी करने की सभी कोशिशों को बंद नहीं करेंगे। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, अगर भविष्य में आप ओत्सुकी हाना की वजह से युद्ध में जाने का फैसला करते हैं तो मैं भी मदद करूंगा। व्लाद की तटस्थ दृष्टि तुरंत कठोर दृष्टि में बदल गई। आप क्या जानते हैं, अलुकाद? खूब जानता हूँ। व्लाद ने जीन और मॉर्गन की ओर देखा। हाँ, हमने उसे बताया। वह जानने का हकदार है। आखिरकार वह हाना की बहन ओत्सुकी हारुना से शादी करने जा रहा है, जीन बोली। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, मेरे निजी मामलों में अचानक दिलचस्पी क्यों, अलुकाद? विक्टर ने व्लाद को खाली आंखों से देखा, एक नजर जो अलेक्सियोस और लड़कियों ने साझा की। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, अब मैं वास्तव में सवाल कर रहा हूँ कि क्या व्लाद ने अपने जीवन में किसी भी समय अपना सिर मारा था, या यदि वह स्वाभाविक रूप से इन चीजों में बुरा है। विक्टर ने आह भरते हुए टिप्पणी की, फिर उसने अलेक्सियोस की ओर देखा। मेरी संवेदनाएं, अलेक्सियोस। सचमुच अलेक्सियोस के चेहरे पर आंसू गिर पड़े। आखिरकार किसी ने उसे समझा। मानो या न मानो, वह पहले बेहतर था। उसे वास्तव में छुट्टी लेने और चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखने की जरूरत है, लेकिन वह कभी मेरी बात नहीं सुनता। यहाँ तक कि सबसे पुराने भगवान भी मानसिक रूप से कमजोर हो सकते थे यदि वे व्लाद की मानसिक यातना की दिनचर्या का पालन करते।
दिमाग को भी आराम की जरूरत होती है। ऐसा कुछ व्लाद शायद ही कभी करता है। आखिरी बार जब उसने ऑफिस के साथ यात्रा की थी। बस जान ले कि आपकी बेटी को मुझसे कोई समस्या नहीं होगी, अलेक्सियोस। मैं एक अच्छा शासक नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करने में कभी असफल नहीं होऊंगा, विक्टर बोला। मम, मुझे आप पर भरोसा है। वहां दोनों व्यक्तियों के बीच आपसी समझौता हो गया। व्लाद ने ये सब एकटक देखा। इतने सारे शब्दों के आदान प्रदान के बाद वह पहले ही समझ गया कि क्या हुआ था। अल्पविराम डॉट 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 भाड़ में जाओ। मुझे पता था कि वह घना था, लेकिन ये हास्यास्पद है। उसे 6 पत्नियां कैसे मिली, मॉर्गन बोला। रूबी ने कहा कि कुछ महिलाओं को घने पुरुष पसंद आते हैं, एग्नेस ने बड़बड़ाया। मॉर्गन और जीन को उन शब्दों से आघात महसूस हुआ। हालांकि मॉर्गन का व्लाद को पसंद करने का कारण शुरुआत में उसकी शक्ति थी, और जीन के मामले में ऐसा इसलिए था क्योंकि व्लाद ने उसे दांव पर जलने से बचाया था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो हमें वह विशेष रूप से पसंद नहीं आया क्योंकि वह बात करने में अच्छा था। हो, मॉर्गन ने कहा। मुझे इसे पहले ही देखना चाहिए था। मुझे लगता है कि संकटग्रस्त युवती और मेरी याददाश्त की कमी ने मुझे इस स्थिति में पहुंचा दिया, जीन बोली। क्या हम मुख्य बातचीत पर वापस आ सकते हैं? व्लाद को ये कहते हुए अजीब लगा। उसे ऐसा लगा जैसे हर कोई, यहाँ तक कि अलेक्सियोस भी, अभी उसका मूल्यांकन कर रहा था, और यह बहुत अच्छा एहसास नहीं था। हाँ हाँ, मेरा एक काम खत्म हो गया, विक्टर अंततः फूट पड़ा और बोला। ओत्सुकी हारुना भविष्य में मेरी पत्नी होगी। वह आपकी दिवंगत पत्नी ओत्सुकी हाना की बहन है। वे बहनें हैं, व्लाद। क्या होता है जब एक भाई बहन को कोई और मार देता है? बाकी भाई बहन बदला लेना चाहेंगे। सही। विक्टर ने कई बार ताली बजाई। कोई उसे पुरस्कार दे। क्योंकि मैं, विक्टर कुन, अब इस गंदगी से निपटना नहीं चाहता, अलविदा। रुको, विक्टर, तुम बाहर नहीं जा सकते और सबको यही नहीं छोड़ सकते। और सौदा, एग्नेस चिल्लाई। मैं, व्लाद के पास इस मामले को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं ऑफिस पर उससे लड़ना नहीं चाहता, और वह छोटी लड़की को दुखी भी नहीं करना चाहता। मुझे अभी कुछ काम करना है। तो, अलविदा, मैं कुछ मिनटों में वापस आऊंगा। विक्टर के भागने से पहले उसने महिलाओं की ओर देखा। ओह, स्केथेच, एग्नेस और नताशिया। चीजों का ख्याल रखना, कॉमा डॉट डॉट डॉट। यह मुझ पर छोड़ दो, तीनों एक साथ बोले। हम, विक्टर ने सिर हिलाया और एक सुनहरी चमक में गायब हो गया। वह रॉयल कैपिटल से कई किमी दूर दिखाई दिए। अब विक्टर, मुझे पता है। विक्टर ने जिनकेत्सु को जाने दिया, अपने हाथ एक साथ रखे, और एक प्रसिद्ध मुद्रा में प्रवेश किया और चंद्रमा को ऐसे देखा जैसे कि यह उसका नश्वर दुश्मन हो। का मी, रॉक्सेन उसके पास आकर चिल्लाई। रुकना। एह, बेवकूफ, क्या तुम कॉपीराइट के लिए मुकदमा चलाना चाहते हो? और चंद्रमा को नष्ट मत करो। कौन जानता है कि अगर ऐसा हुआ तो इस ग्रह का क्या हो सकता है? अब बस एक आग का गोला या कुछ और बनाओ। ओह, ठीक है। विक्टर ने अपना दाहिना हाथ आकाश की ओर किया और अपनी सारी शक्ति केंद्रित कर दी। पलक झपकते ही आसमान में सचमुच सूरज जैसा दिखने वाला एक आग का गोला दिखाई दिया। भाड़ में जाओ, विक्टर, इस गंदगी को दबाओ और इसे अंतरिक्ष में फेंक दो। कहना आसान है, करने से, तुम्हें पता है। विक्टर ने अपने दांत पीस लिए। इसे कर ही डालो। ओह, अचानक आग का गोला बास्केटबॉल के आकार के सफेद आग के गोले में तब्दील होने लगा और सफेद आग के गोले की गर्मी उसके चारों ओर सब कुछ जला रही थी। विक्टर ने सारी ऊर्जा जो अपने शरीर पर भारी पड़ रही थी, आग के गोले में डाल दी। यदि पहले उसके पास 200% क्षमता थी, तो ये शक्ति धीरे धीरे कम होती गई और उसकी क्षमता 100% रह गई। पूरी प्रक्रिया में 1 मिनट का समय लगा। पर्यावरण के लिए शुद्ध विनाश का 1 मिनट। 5 मीटर व्यास वाले आग के गोले को देखते रहे, गर्मी का एहसास होता रहा, वह ठंडे गोले से तर हो गए। ये बहुत ताकतवर है। गोले की प्रशंसा करना बंद करो। इसे अभी अंतरिक्ष में फेंक दो। विक्टर अपनी स्थिति से जागा और उसने आग का गोला अंतरिक्ष में फेंक दिया। चंद्रमा से बहुत दूर, शायद। ये तेजी से गया, जिससे पूरा बुलबुल रोशन हो गया, और कुछ ही सेकंड से भी कम समय में गोला ग्रह के विस्फोट से आकाश में उड़ गया। और
ये तेजी से गया, जिससे पूरा आकाश रोशन हो गया। उस दिन ग्रह का एक पूरा हिस्सा गोले की रोशनी से प्रकाशित हुआ था, जिसमें विस्फोट हुआ था, जिसमें सभी प्रमुख कुलीनों और हिम कबीले के प्रमुखों के नाम शामिल थे। और इस ग्रह के अन्य ग्रहों पर भी ऐसी ही संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिस पर ऐसा हमला हो सकता है, जो ग्रह के एक हिस्से को कुल 2 घंटे तक रोशन कर सकता है।